डे 2 आप लोगों को नोट्स मिलते जाएंगे, जैसे कल डे 1 के नोट्स शेयर करेंगे, आज डे 2 के भी नोट्स आपसे शेयर करे जाएंगे। अभी भी आपको लिखना कुछ नहीं, बस आपने नोटबुक में, मैं उम्मीद करता हूँ परचेज करके लाएंगे। कल जैसे मैंने आपको 2 नोटबुक कहा था कि 400 पेजेस की 2 नोटबुक आपको परचेज करना है, तो आपने परचेज करके लाएंगे। उस नोटबुक में आज आप सिर्फ हेडिंग दो, आप जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर हम शुरू करें, लेकिन अभी कुछ लिखना नहीं है आपने, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर शुरू जरूर कर दे, लेकिन अभी जो आपका फोकस किस में होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं उस पे होना चाहिए। जब लिखना रहेगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा, जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे मैं जब भी आप लोग लिख, जब मैं आपको कहूंगा जब लिखना है। अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनते जाना है, क्योंकि आपको जो डे 2 है इसके भी नोट्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं डे 2 डे 2 आपका पूरा फोकस अभी किस पे होना चाहिए, आप लोग का पूरा फोकस होना चाहिए जो बातें मैं कह रहा हूं उस कंसेप्ट पे आपका सारा का सारा फोकस रहना चाहिए। अब व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग अगर हम देखें तो आपने 11 12 कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स पढ़ के आए, तो 11 12 में आपने देखिए सुने होंगे व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, पढ़ेंगे 11th में ही पढ़ेंगे शुरुआत के दिनों में। सो वहां पे अकाउंटिंग की मीनिंग अगर हम लोग देखें, अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ आप अभी मेरी बातों को सुनते जाना है आपको। ओके, अकॉर्डिंग टू AICPA, व्हाट इज AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो हम इंडिया में क्या कहते, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएस में कहते। ओके, तो उन्होंने डिफाइन करे कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, तो वो कहते अकाउंटिंग is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ओके, अब ध्यान से सुनिए। तो ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग अगर आप देखते तो ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने देखा सर ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यहां पे मैं कहता हूं, इसको मैं पढ़ूं अगर तो मैं सच कहूं कि कुछ भी समझ में नहीं आएंगी, बोलेंगे सर ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, मैंने कहा ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 11th में ये पढ़ के आएंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और उन्होंने वहां पे कहीं पढ़े भी होंगे इसको और उसको याद करेंगे सर ये है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन मैं इस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को किसी को समझ में ही नहीं आएंगी जब तक एक दूसरी चीज है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। वो अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है, वो क्या होती है अकाउंटिंग प्रोसेस, आप जब तक अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं समझोगे आपको अकाउंटिंग की मीनिंग समझ में आने वाली नहीं है। तो हम पहले ये समझते कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या चीज होती है।
पहले ये डिस्कस करते कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या चीज होती है, उसके बाद ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है उसके ऊपर हम लोग आएंगे। सो यहां पे मैं सेकेंड चीज जो हम डिस्कस करना शुरू कर रहे वो है हम लोगों की अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये समझते हम लोग कि अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे आएंगे। अब ध्यान से, अभी भी आपको लिखना है? नहीं, अभी भी नहीं लिखना। आप बोलेंगे सर कुछ लिखना ही नहीं, मैं बोलूंगा जब लिखना रहेगा। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे रहना चाहिए, आप जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, उसको आपको समझना है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो होता है आपका, सबसे पहला आपका होता है एंटिटी। तो मैंने कहा कि एंटिटी का मतलब क्या होता है, ये है आपका एंटिटी। ओके, सबसे पहला पॉइंट एंटिटी। सो एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल उस बुक्स ऑफ अकाउंट आर बीइंग मेंटेन्ड। हर बिजनेसमैन ये चाहता है, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको ये पता लगे कि मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। व्हाट डू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी वो होता है कि जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसका आप हिसाब किताब लिख रहे हो, उसे हम एंटिटी कहते हैं। जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे, जिसका ये हिसाब किताब लिख रहे। तो हिसाब किताब क्या सर जरूरी है कि बिजनेसमैन ही बिजनेस के लिए हिसाब किताब होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम यहां पर लेते मैं कहता हूं आपसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, ओके, मैं कहता हूं आपसे एक सेकंड, ओके, मैं कहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री हमारी, तो रिलायंस इंडस्ट्री चाहेंगे कि उसका कैसा, यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री है हमारी। तो एंटिटी का मतलब होता है कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे, जिसका हम परफॉर्मेंस देखना चाहते, जिसके लिए हम अकाउंट, जिसके लिए हम हिसाब किताब लिख रहे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके ओनर जो है, इसके जो ओनर है वो है मुकेश अंबानी। तो यहां पे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग चीज है और उसके जो ओनर है वो एक अलग है। तो ओनर मैं यहां पे कहता हूं कि मुकेश अंबानी जी उसके क्या है? ओनर है। तो यहां पर हमने देखे कि हम एंटिटी का मतलब होता है कि जिसके लिए हम लोग ये अकाउंटिंग कर रहे, जिसके लिए हिसाब किताब हम लिख रहे। तो यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग चीज है एंटिटी, और यहां पे एक मुकेश जी एक अलग है। सो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है, लेकिन बिजनेस एक अलग होता है और ओनर एक अलग होता है। बिजनेस एक अलग होता है, ओनर एक अलग होता है। तो आप किसकी अकाउंटिंग करना चाहते? तो हम तो यहां पे हमारे एग्जांपल में रिलायंस इंडस्ट्री की अकाउंटिंग करना चाहते, तो उसको हम एंटिटी बोलेंगे। जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे, जिसका हिसाब किताब लिख रहे, उसको हम एंटिटी बोलेंगे। उसके जो ओनर है, अगर उनके लिए अकाउंटिंग करना चाहो तो वो एंटिटी हमारे लिए हो जाएंगे। उसके जो ओनर है, अगर उनके लिए अकाउंटिंग, उनका हिसाब किताब लिखना चाहोगे तो वो ओनर हो जाएंगे। तो यहां पर आप किसका हिसाब किताब, किसकी अकाउंटिंग करना चाहते, उसे हम क्या कहते? एंटिटी कहते। तो हमारे एग्जांपल में कहते कि रिलायंस इंडस्ट्री की हम लोग अकाउंटिंग करने जा रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री को हम कहते हैं एंटिटी। तो क्या मुकेश अंबानी एक अलग है और रिलायंस एक अलग है? हाँ, अकाउंटिंग की दुनिया में ओनर एक अलग होता है और बिजनेस एक अलग होता है। हम इसके बाद एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी पढ़ेगी, वहां पर भी आप देखोगे कि ओनर की आइडेंटिटी अलग और बिजनेस की आइडेंटिटी अलग। तो एंटिटी का मतलब वो होता है जिसके लिए आप अकाउंटिंग, जिसका आप हिसाब किताब लिख रहे हो। सो यहां पे वैसे जनरली ओनर अपना खुद का हिसाब किताब नहीं लिखते पर्सनल। क्यों? कि छोटे मोटे को बिजनेसमैन तो नहीं लिखते, जो बहुत बड़े हो, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, कोई बड़े बड़े रतन टाटा जैसे बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है, या कोई बिजनेसमैन और भी कोई चाहे तो वो अपना भी अकाउंटिंग करा सकता है। तो जिसके लिए अकाउंटिंग करे वो एंटिटी हो जाती। तो हम लोग यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि नहीं, हम लोग यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री की अकाउंटिंग कर रहे, रिलायंस इंडस्ट्री का हिसाब किताब देखना चाहते, तो हम लोगों के लिए एंटिटी कौन हो गया? रिलायंस इंडस्ट्री हमारे लिए एंटिटी हो गया। तो यहां पे
मैं कहता हूं कि ये जो हो गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्री, ये बिजनेस हो गया। हम चाहते हैं कि इस बिजनेस की अकाउंटिंग हो और हमें पता चले हिसाब किताब है। ये कौन है? ये ओनर है। हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम किसका प्रॉफिट और लॉस पता लगाना चाहते हैं? रिलायंस इंडस्ट्री का। इसका हम परफॉर्मेंस पता लगाना चाहते हैं, इसका हम प्रॉफिट है कि लॉस है हम पता लगाना चाहते हैं। तो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? रिलायंस की। तो एंटिटी हमारे लिए कौन हो गया? रिलायंस। तो पहला पॉइंट हमने देखिए कि जो हमारे लिए एंटिटी होती है, तो जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं एंटिटी। तो यहां हम किसके लिए हिसाब किताब, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? रिलायंस की कर रहे हैं। तो रिलायंस हमारे लिए एंटिटी। तो मुकेश जी अपनी अकाउंटिंग करा सकते? करा सकते। फिर वो उनकी जब अकाउंटिंग हम करेंगे तो वो एंटिटी कहलाएंगे। तो हमारे इसमें हम बोल रहे कि हम रिलायंस इंडस्ट्री की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो एंटिटी हो गए। अब मैंने कहा यहां पे सेकेंड चीज जो है कि हम सबसे पहले ये टर्म्स को समझो अच्छे से। एंटिटी हमने समझे कि जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके हिसाब किताब लिख रहे वो एंटिटी हुए। लेकिन क्या लिखते होंगे सर? सारी चीजें लिखते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सारी चीजें नहीं लिखते। ये बिजनेस में हम लोग सिर्फ क्या लिखते? ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? तो अभी आप इस चीज को समझेंगे कि कोई बिजनेस डीलिंग, ए बिजनेस डीलिंग्स which can be measured and expressed in terms of money, is called transaction। मतलब लेन देन जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिसको आप किस में मेजर कर सकते हो? मनी में मेजर कर सकते हो। तो अभी मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। पहली चीज, लेकिन इसमें मिनिमम कितनी पार्टी रहती है? इसमें मिनिमम 2 पार्टी रहती है। मिनिमम कितनी पार्टीज रहती है? इसमें मिनिमम 2 पार्टीज रहेंगी। और यहां पे गिव एंड टेक होता है। सर क्या मतलब होता है ये गिव एंड टेक का? मैं आपको समझाता हूं। ये गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, ध्यान से अब आप समझेंगे। हमारे लिए कौन है एंटिटी? हम किसका हिसाब किताब लिखना चाह रहे हैं? हम लोग किसका हिसाब किताब कर रहे हैं? यहां पे हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। तो हमारे लिए एंटिटी कौन हो गई? हमारे लिए एंटिटी होगी रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारे लिए एंटिटी हो गई और यहां पे हम उसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, अब यहां पे ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, उन ट्रांजेक्शन को वो रिलायंस इंडस्ट्री लिखेंगी। तो कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये रिलायंस इंडस्ट्री बहुत लोगों से लेन देन करती होगी। जैसे कि यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री, पहले इसको आप समझ लेना, ये हमारे लिए क्या है? यहां पे हमारे लिए एंटिटी है। ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए एंटिटी है। ये हमारी एंटिटी है रिलायंस इंडस्ट्री। और जब भी ख्याल रखना, जो भी एंटिटी रहती है जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। तो आप थोड़ी देर के लिए, जब तक ये डिस्कशन चल रहा है, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो? आप रिलायंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो हमने कहा अच्छा चलो रिलायंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो आप सब अभी अपने आप को क्या समझोगे? अब आप समझोगे अपने आप को रिलायंस इंडस्ट्री, और उसके नजरिए से आप लोग को सोचना रहेगा। सो ट्रांजेक्शन का मतलब वो होता है कि जो मेजर और एक्सप्रेस करते मनी के टर्म्स में, उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और मिनिमम इसमें 2 पार्टी रहते। हमेशा ख्याल रखना, एक पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटिटी खुद रहेगा। मैं कहता हूं रिलायंस इंडस्ट्री, अपन सब रिलायंस इंडस्ट्री। तो जो ट्रांजेक्शन में रिलायंस इंडस्ट्री खुद इन्वॉल्व है, जो ट्रांजेक्शन में रिलायंस इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, वही हम रिलायंस इंडस्ट्री की बुक्स में लिखेंगे। अरे भाई कोई थर्ड पार्टी के मार्केट में किसी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मां एयरटेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है कोई कस्टमर के साथ, तो रिलायंस इंडस्ट्री बोलेंगे मेरे को क्या करना है? वो एयरटेल और वो बाहर वाला उसके बीच में लेन देन है, मैं क्या करूं? हाँ, तो इसीलिए जो एंटिटी होता है वो 2 पार्टी में से एक वो पार्टी होना जरूरी है। जैसे कि यहां पे मैंने आपसे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री एक पार्टी है, यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री एक पार्टी है, तो वो एंटिटी होना, 2 पार्टी में से एक पार्टी एंटिटी होती है। तो यहां पे जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो हमारी एंटिटी है, जिसके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करें? उसका हिसाब किताब लिख रहे हैं। तो ये एंटिटी हमारी एक पार्टी 1, एक ये पार्टी हुई पार्टी 1। दूसरी पार्टी मतलब इसके कई लोगों से इसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री
एक सेकेंड रुकिए, ओके। ये रिलायंस इंडस्ट्री यहां पे क्या करती है कि कस्टमर्स के साथ लो, या पहले हम बात करते हैं कि भाई ये गुड्स को बेचती है, तो ये क्या करती होंगी, ये लोगों से कुछ खरीदती होंगी। तो क्या करे, ये रिलायंस इंडस्ट्री भी कोई गुड्स किसी से खरीदती होंगी, क्योंकि ये बाहर किसी को बेचती है या मैन्युफैक्चर करती है। तो ये रॉ मटेरियल लेकर आती होंगी क्योंकि कोई चीज बनाती है अगर। तो मैं कहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्री ये रहा सप्लायर, ये रहा सप्लायर, और इस सप्लायर ने क्या करा बच्चों, ये कोई गुड्स यहां पे दिया हम लोगों को। सपोज ये इसने रॉ मटेरियल दिया, तो रॉ मटेरियल हमने परचेज करे क्योंकि हम मैन्युफैक्चर कर रहे। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत काम करते, कपड़ा भी बनाती, तो फिर रॉ मटेरियल लाया और फिर वहां पे कपड़े मार्केट में रेडीमेड कपड़े उसके रहते, वो बिकते। तो उसने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्री ने वो कपड़ा खरीद के लाया, तो वो भी तो कहीं से खरीद के लाएगा। तो देखो दो पार्टी इन्वॉल्व हुई, एक पार्टी ये सप्लायर जिसने ये गुड्स दिया, दूसरी पार्टी रिलायंस इंडस्ट्री खुद। तो हम लोग कौन है, हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री बच्चों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचने, क्योंकि वो अपनी एंटिटी है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री एक पार्टी हुई, और जो पार्टी यहाँ पे दूसरी पार्टी, एक पार्टी है दूसरी पार्टी, हमेशा दो पार्टी, और उसमें से एक कौन रहेंगी, एंटिटी। हमारे वाले केस में एंटिटी, हमारे एग्जांपल में एंटिटी कौन है, हमारे एग्जांपल में एंटिटी रिलायंस इंडस्ट्री हमारी एंटिटी। तो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल हमारे पास आया, हमने कोई चीज खरीद के, कपड़ा खरीद के, तब बोलते मैन्युफैक्चर करते हैं हमें रिलायंस इंडस्ट्री, और ये मार्केट में रेडीमेड कपड़े बेचते। तो उन्होंने रेडीमेड क्लॉथ खरीद के लेकर आए और उसको बनाए, मैन्युफैक्चर करे, और क्या करे, फिर वहां पे उसके बाद वो मार्केट में जाके फिर वो रेडीमेड गारमेंट्स बिक रहे। तो उसने कहीं से खरीद के लाया। तो एक पार्टी ये इन्वॉल्व है, एक पार्टी। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे गिव एंड टेक हो रहा है, तो भाई उसने हमें कुछ दिया, उसके बदले में हम उसको कुछ देंगे। तो ये जो रॉ मटेरियल, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूं, ये जो रॉ मटेरियल हुआ, ये रॉ मटेरियल मैं सोचता हूँ कि हमने क्या हुआ, ये रॉ मटेरियल जो हुआ, ये रॉ मटेरियल लाए हमने, और ये क्या चीज है, कपड़ा है, क्लॉथ, ये हमने खरीदे, लेकिन उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा भाई। ये कमर्शियल दुनिया है, एक चीज दे दूसरी चीज लेना, तो फिर लेन देन होना चाहिए, फ्री में नहीं। तो यहां पे रॉ मटेरियल हमने खरीदे, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में रिलायंस इंडस्ट्री सप्लायर को क्या देंगी, पैसा देंगी। हो सकता है कि पैसा इमीडिएटली दे दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश। हमने उसको क्या करे, इमीडिएट पैसा दे दे, तो वो हो गया क्या, कैश। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी नहीं दिए, अभी नहीं दिए, और ये क्या चीज है, ये है पेएबल। ये क्या चीज है, पेएबल। अभी कैश नहीं दिए, तो एक हो सकता है कि भाई मैंने आपसे खरीदा कोई चीज, मैं रिलायंस इंडस्ट्री, अपन सब रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने कहीं से खरीद कर लेकर आए, तो हमने उसको कैश दे दिए, तो उसे कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन। उसे क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। मतलब नगद में जो होता है, हमने पैसा दे दिए भाई, हमने रॉ मटेरियल लिए और उसके बदले में पैसा दे दिए, तो इसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। इसे क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। और इसे क्या कहते हैं, उधारी वाला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब हमने लेकर तो आ गए, लेकिन पैसा हम उसको बाद में देंगे, तो वो भी रिकॉर्ड करते हैं। हाँ सर, मगर हमने तो पैसा दिए नहीं, तो फिर क्यों रिकॉर्ड कर ले रहे, पेएबल है बच्चों, पेएबल है, पेड नहीं है, पेएबल है। वी आर लायबल टू पे, हमको उसे देना है, तो वो देना है, तो उसको भी हमको लिखना रहेगा, हमें उसे पैसा देना है। तो मतलब ये ट्रांजैक्शन जो हिस्सा लेन देन होती है, वो हो सकता है कि कैश में, या हो सकता है किसमें, क्रेडिट में। तो यहां पर आपने ऑब्जर्व करे कि दो पार्टी, एक पार्टी दूसरी है, गिव एंड टेक। यहां पे हमारे पास रॉ मटेरियल आया, कपड़ा क्लॉथ आया, उसके बदले में हमने कैश दिए, या वी आर लायबल टू पे। तो यहां पे ये गिव एंड टेक हुआ। और ये गिव एंड टेक हो सकता है कि इमीडिएटली हो, और हो सकता है कि बाद में हो। इमीडिएटली मतलब यहाँ पे कैश अभी दे दिए, और बाद में मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वी आर लायबल टू पे। तो उस तरीके गिव एंड टेक हो सकता है इमीडिएट लो, हो सकता है कि बाद में हमको पे करना पड़े। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ये गुड्स आ गया, तो हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन में पेमेंट इमीडिएटली भी हो सकती है, लेटर भी हो सकती है। अब ये दो पार्टी थी। इसी तरह हमने सोची कि नहीं, ये कपड़ा है, अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या करी, रेडीमेड गारमेंट्स बनाई। एग्जाम्पल, रेडीमेड गारमेंट्स बनाई और इसे बाहर बेची। इसे क्या करी, बाहर बेची। अब जब इसने बाहर बेची, तो किसको बेचेंगे, इसके जो क्या रहेंगे, कस्टमर जो रहेंगे, उससे इसने क्या करी, सेल करी। तो मैं कहता हूं आपसे, भाई इसके ये कस्टमर से बाहर, इन कस्टमर्स को इन्होंने क्या करे, गुड्स को बेचे। तो जो चीज आप बिजनेस में जो डील करते हो, उसको जब बाहर वाले को बेचते हो, तो उसे क्या कहते, उसे हम गुड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुड्स। तो हमने रेडीमेड गारमेंट्स बनाए और उन रेडीमेड गारमेंट्स को क्या करे, बेचे। तो हमने वो गुड्स दिए। तो
तो रेडीमेड, ये गुड्स हमारे कौन है, रेडीमेड गारमेंट्स। हमारे लिए गुड्स क्या, हमारे एग्जांपल में बच्चों वो रेडीमेड गारमेंट्स, ये रहा रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये रेडीमेड गारमेंट्स हमारे लिए गुड्स है, जिसमें आप डील करते हो, जिसमें आप बिजनेस करते हो, वो आपका गुड्स होता है। तो मैंने कहा एग्जांपल हम रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते तो वो हमारे लिए क्या हो बच्चों, गुड्स हुआ। तो हमने क्या करा, अभी रिलायंस इंडस्ट्री बाहर कस्टमर को बेची, उसके बदले में उनसे क्या लेंगी, उसके बदले में उनसे क्या लेगी, वो पैसा लेंगी। तो कैश हो सकता है इमीडिएटली आए, या हो सकता है क्या वो बाद में आए, जो रिसीवेबल अभी हमको उनसे लेना है। तो ये जो गिव एंड टेक है वो इमीडिएटली भी हो सकता है, लेटर डेट में भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे कैश आई, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है आपका, ये कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा इमीडिएटली आ गया। ये बाद में आने वाला ये उधारी वाला ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो परचेज जब हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल जब खरीदे थे, जब परचेज करते बच्चों, यहाँ पे ये परचेज की थे, तो यहां पर हमारा यहां पर भी दो पार्टी थी। हमने उधारी मिली तो पेबल, उधारी हमने किसी को दी, हमको उससे पैसा लेना तो रिसीवेबल। तो आप देखो यहाँ पे दो पार्टी यहां पर भी, तो उसमें से एक पार्टी हमेशा कौन सी पार्टी रहेंगी, एंटिटी। तो यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन में आप देखो हमारे लिए एंटिटी कौन है, रिलायंस। तो यहाँ पे फिर चाहे उसका ट्रांजेक्शन ये सप्लायर से हो, फिर चाहे उसका ट्रांजेक्शन कस्टमर से हो, दोनों केस में देखोगे आप एंटिटी जो हमारे लिए रिलायंस इंडस्ट्री, वो दोनों इसमें इन्वॉल्व है। तो वही होता है कि हम जिसमें एंटिटी, एक दो पार्टी में से एक पार्टी एंटिटी रहती है। अब क्या सर इतने ही होता है, नहीं नहीं नहीं, इसके कई ट्रांजेक्शन, हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ होते। तो हर ट्रांजेक्शन में एक पार्टी कौन सी रहेगी, एंटिटी। हमारे केस में हमने एग्जांपल एंटिटी कौन ली, रिलायंस। तो ये हर ट्रांजेक्शन में यहाँ पे एक पार्टी कौन सी रहेंगी बच्चों, रिलायंस रहेगी। उसी तरह रिलायंस में यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते, बहुत सारे लोग क्या करते बच्चों, काम करते। तो यहाँ पे जो लोग काम करते वो एम्प्लॉय है। तो ये जो एम्प्लॉय है भाई, एम्प्लॉय यहाँ पे फ्री पे काम करते कि नहीं, नहीं नहीं, एम्प्लॉय फ्री में काम नहीं करते। तो एम्प्लॉय को हम पैसे देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये हमारे एम्प्लॉय है, वो यहाँ पे जॉब करते, ठीक है, ये यहाँ एम्प्लॉय है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे जॉब करते। अभी रिलायंस इंडस्ट्री में जॉब करते, क्या फ्री में जॉब कर रहे क्या, नहीं 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 भाई, ये कमर्शियल दुनिया है, गिव एंड टेक होना चाहिए। तो मैंने कहा ये हमको सर्विसेज प्रोवाइड करे, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, और ये हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे, सर्विसेज प्रोवाइड कर। तो हमको इन्हें क्या देना पड़ेगा, सैलरी। तो भाई इन्होंने हमको सर्विसेज प्रोवाइड करे, काम करके दे रहे, तो उसके बदले में हम क्या दे रहे, उनको पैसा देंगे, उसको हम क्या कहते, सैलरी कहते। तो गिव एंड टेक। अब आप देखो ये ट्रांजेक्शन में भी एक पार्टी कौन सी, रिलायंस। जो भी ट्रांजेक्शन में क्रिएट करो उसमें एक पार्टी कौन सी बच्चों, रिलायंस। अब यहां पे बहुत से ऐसे, कोई एक दो नहीं, ऐसे कई ट्रांजेक्शन, इनके हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन इस इंडस्ट्री की होते, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब यहां पे यहां पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री कहे कि नहीं 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 सर, हम लोग एक सेकेंड रुकिए, ये कहते हैं कि नहीं, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये लोग रेंटेड जगह पे रहते। कौन सी जगह पे, सपोज इनकी जो बिजनेस है वो रेंटेड जगह पे। तो यहां पे अगर रेंटेड जगह पे, तो लैंडलॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, पैसा हमको देना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्री, इसी को कहते हैं कि भाई गिव एंड टेक होना चाहिए, उसी को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो यहां पे हमने उनकी प्रीमाइसेस यूज करे, तो उसके बदले में हम उनको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो यहां पे ये रेंट हमने पे करे, रेंट पे करे, किसको पे करे, लैंडलॉर्ड को। तो अब इन हर ट्रांजेक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे उसमें से एक पार्टी कौन सी आपकी, रिलायंस है। तो भाई रिलायंस एंटिटी वो ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे, उसमें एक पार्टी कौन सी हमारी, एंटिटी, और वो एंटिटी के ट्रांजेक्शंस हो रहे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं, आपको ये देखना है कि आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे। तो अकाउंटिंग हम यहाँ पे एंटिटी के लिए कर रहे। अच्छा, तो क्या चीज वो एंटिटी लिखता है, ट्रांजेक्शन लिखता है। वो ट्रांजेक्शन जो एंटिटी के दूसरे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन हुए, हमने कहा है अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, अब इन ट्रांजेक्शंस को हम क्या करते हैं, इन ट्रांजेक्शंस को हम लिखते। तो हमने एक्चुअल में स्टार्ट कहां से किए थे बच्चे, स्टार्ट हम लोगों ने यहां से किए थे इसको, और सबसे पहले यहां से शुरू होता। सबसे पहले क्या हमारे एंटिटी, वो एंटिटी के क्या रहते, फिर हमारे ट्रांजेक्शंस, वो एंटिटी ट्रांजेक्शन वो लिखता है, ठीक है। अब वो ट्रांजेक्शंस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, ट्रांजेक्शन के बाद क्या करता हूं, ट्रांजेक्शंस को वो लिखता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट यहां पर हमारा आ रहा है, थर्ड पॉइंट रहता है रिकॉर्डिंग। अब उन ट्रांजेक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो मैंने कहा कि ये जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे, लिखना जरूरी है। तो इस रिकॉर्डिंग को एंट्री भी कहते हैं, ये रिकॉर्डिंग करेंगे। अब मैंने कहा लाओ भाई,
कोई बुक लाओ, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसे हम इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज को, इसे जो जहां पर हम लिखते हैं, अभी मैं आपको कब बताऊंगा, इसे हम लोग क्या कहते, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। और इसे फर्स्ट बुक भी कहते हैं, फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, सबसे पहले क्या है, हमने देखे कि एंटिटी कौन है, उस एंटिटी को हमने देखे कि पहले चलो भाई उसके ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन उसने करा उसको हमने ट्रांजेक्शन देखे क्या है। अब ट्रांजेक्शन को लिखना जरूरी, तो मैंने कहा ठीक है भाई लिखते। अब क्या हुआ यहां पे कि ट्रांजेक्शन लिखने की बारी आई, तो ये मेरे सामने ये एक बुक रखी हुई है, ठीक है। मैंने कहा भाई ये एक बुक रखी हुई, सपोज ये कोई बुक है। मैंने कहा जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते हम इस बुक में लिखते। चलो भाई इस बुक का एक अच्छा सा नाम दे देते, इस बुक का एक अच्छा सा नाम दे देते। क्या नाम दूं मैं तुम्हारा, मैंने कहा चलो तुम्हारा आज से नाम है जर्नल। इस बुक का नाम मैंने रखा जर्नल। क्या नाम रखा इस बुक का, मैंने अच्छा सा एक नाम रखा, इसको प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते। इसको फर्स्ट बुक, ये कौन सी पहली बुक होती है जिसमें ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। तो मैंने कहा पहले ही पहला है भैया, पहली बुक है जिसमें ट्रांजेक्शन लिखा जा रहा है, इसका अच्छा सा नाम देते। और उसका नाम हम लोगों ने क्या रखे, उसका नाम हमने रखे जर्नल। तो जर्नल इसका नाम रखे। अच्छा, तो ये रही हमारी जर्नल। इस जर्नल में हम क्या करते, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते उन ट्रांजेक्शन्स को इस जर्नल में हम लोग लिखते। अब जर्नल में आपने कहे कि सर ये ट्रांजेक्शन जो होते, इन ट्रांजेक्शन को इस जर्नल में लिखते। इस बुक का नाम हमने रखे जर्नल। क्या रखे, इस बुक का नाम हमने रखे जर्नल, रखे इस बुक का नाम। अब क्या हुआ यहां पे कि सर कोई लिखने का तरीका होता है। हाँ, अकाउंटिंग में एक लिखने का तरीका होता है, कुछ रूल्स होते। उन रूल्स के बारे में आज हम लोग बात नहीं कर रहे, वो बाद में बात होंगी, एक दो सेशन बाद। आज हम सिर्फ बात करें कि इस बुक में लिखा जाता है और इस लिखने का कोई तरीका होता है, वो हम सिस्टमेटिकली लिखते। कैसे लिखते हैं यहां पे, ये हम लोग सिस्टमेटिकली लिखते। ओके, तो मैंने कहा आपसे कि इसको सिस्टमेटिकली लिख रहे। ओके, सो बच्चों आवाज आ रही, सब क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते, मगर बातों को ध्यान से सुनो। तो मैंने कहा आपसे कि मैं इसको सिस्टमेटिकली लिख रहा हूं। ओके, और वो जो सिस्टमेटिकली जो लिखते उसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या चीज होती है वो आगे आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअल में आप इस डबल एंट्री सिस्टम में आप एक्चुअल में कैसे आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में लिखने का कोई तरीका है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझेंगे सर सिस्टमेटिकली लिखते। डबल एंट्री सिस्टम अभी आपको समझाया कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते, हर ट्रांजेक्शन के गिव एंड टेक होता है तो डबल इफेक्ट होते। हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते, डबल इफेक्ट होते। तो भाई ये रही हमारी जर्नल, ये रही हमारी, और इस जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग यहाँ पे लिखते। तो ये जर्नल रही, जर्नल में क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब ये कैसे लिखा जा रहा है, मैंने कहा सर कि यहाँ पे जैसे जैसे डेट वाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके, एक मिनट मैं लिख लू पहले, डेट वाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा ये वो बुक है जिसमें हर ट्रांजेक्शन्स को मैं लिखूंगा, हर ट्रांजेक्शन्स को क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, ये वही बुक है। अब यहाँ पे डेट वाइज जैसे जैसे डेट आती जाती इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मतलब जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन होते उसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, हम इन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो जिस सीक्वेंस में मैंने कहा सुबह 11 बजे कोई ट्रांजेक्शन हुआ परचेज का, 11:10 पे हुआ सेल्स, फिर 11:21 पे और एक सेल, 11:12 में, 11:25 में आपने सब रेंट पे करे। आई मीन टू से जितने ट्रांजेक्शन सारे के सारे ट्रांजेक्शन में यहां पे लिखूंगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन हो रहे उसी सीक्वेंस में हम लोग एक के बाद एक लिखते जा रहे, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन वैसे वैसे हम लिखते जा रहे। तो इस बुक में मैं कहता हूं कि मैं सारे ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, एक के बाद एक सारे ट्रांजेक्शन इसमें लिखते जा रहा हूं, 100% ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। मगर क्या हो रहा है, मुकेश जी ने हमको बोले कि मुकेश जी हमारे जो ओनर है, हमारे हम लोग रिलायंस है, तो ये मुकेश जी है, मुकेश जी ओनर है।
और ये ओनर ने कहा कि बताना जुबैर कि प्रॉफिट के परफॉर्मेंस देखना है। ठीक है, मैंने कहा मुकेश जी हो जाएगा आपका काम। और यहां पर क्या हुआ, जब हम लोग देखने लगे तो हमने यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को लेके, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, उसने कहा सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब सर क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया? बोले भाई व्यापार बढ़ गया, व्यापार बढ़ चुका है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। तो यही रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में एक बुक तो ये जिसपे 100% में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता था अभी तक, लेकिन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को अपना काम थोड़ा आसान करना है, तो बुक बहुत भारी हो रही थी। तो मैंने बुक को यहाँ पे रखा और मैंने कहा कि एक और बुक मैं लेकर आ गया। इस बुक का हम लोग नाम रख देते कैश बुक, इस बुक का हम लोग नाम रख देते कैश बुक। बड़ा अच्छा सा नन्ना सा इसका एक नाम रखे और इस बुक का नाम हम लोग ने रख दिया कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या मतलब हो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में एक और चीज आपकी आती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कैश बुक। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इस कैश बुक में आप यहां पे रिकॉर्ड करते हो कैश ट्रांजेक्शन, कैश के जो ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक, वो अलग अलग तरह की कैश बुक होती है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा सर रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में तो दो बुक आ गई। पहले तो आप कह रहे थे कि आप 100% ट्रांजेक्शन ये एक बुक है इसी में लिखा करते थे। मैंने कहा इसका नाम मैंने बड़ा अच्छा सा नाम दिया था और इसका नाम मैंने दिया था जर्नल। क्या नाम दिया था बच्चों मैंने? इसका नाम मैंने दिया था जर्नल। लेकिन मुझे लगा कि नहीं बिजनेस बढ़ रहा है, ये बुक बहुत भारी हो रही है, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं एक काम करो सिंप्लीफाई करते, एक और बुक मेंटेन कर लेते। इस बुक का नाम रखे हमने कैश बुक। तो कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखेंगे, बचे हुए ट्रांजैक्शन में इस बुक में लिखूंगा। तो क्या ये जरूरी होता है कि जर्नल भी मेंटेन करो या कैश बुक भी मेंटेन करो? नहीं, जरूरी नहीं होता। मैं चाहूं तो सिर्फ जर्नल मेंटेन करूं, मैं चाहूं तो सिर्फ जर्नल मेंटेन करूं, सारे के सारे 100% ट्रांजैक्शन मैं किस में लिखूं? जर्नल में लिखूं। लेकिन अपनी सहूलत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग दूसरी बुक्स भी मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में। और एक बुक का मैंने जैसे नाम बताया दूसरी, वो है कैश बुक। तो कैश बुक में आप क्या करेंगे? यहां पे कैश ट्रांजैक्शन आप यहां पे कैश बुक में लिखेंगे। अच्छा, तो सर अगर दो बुक मेंटेन कर रहे, जर्नल और कैश बुक दोनों, तो कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में, बचे हुए ट्रांजैक्शन जर्नल में। अच्छा, सिर्फ जर्नल मेंटेन करना है कोई बिजनेसमैन को तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जर्नल मेंटेन करे। और सिर्फ अगर जर्नल मेंटेन वो करता है तो फिर उसमें 100% ट्रांजैक्शन जर्नल में आएंगे। लेकिन वो कैश बुक भी मेंटेन करता है, फिर कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन, बचे हुए ट्रांजैक्शन फिर जर्नल में। और सिर्फ जर्नल मेंटेन करा तो जर्नल में ही सारे के सारे 100% ट्रांजैक्शन आएंगे। इसके अलावा और कोई होता है अदर सब्सिडियरी बुक, हम कहते हैं अदर सब्सिडियरी बुक, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के। यहाँ पे ये सारी चीजें इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये आपकी आती है अदर सब्सिडियरी बुक। तो ये अदर सब्सिडियरी बुक जो है, अदर सब्सिडियरी बुक, तो अगर कोई बिजनेसमैन चाहे तो ये सब्सिडियरी बुक भी मेंटेन कर सकता है। तो कंपलसरी है कि तीनों की तीनों बुक मेंटेन करो? नहीं, कंपलसरी नहीं है। अब अदर सब्सिडियरी बुक क्या आगे बात होगी, अभी सिर्फ समझेंगे आप यहाँ पे कि तीन बुक मैं कह रहा हूं कि एक जर्नल, कैश बुक और अदर सब्सिडियरी बुक। क्या ये जरूरी होता है कि तीनों की तीनों बुक मेंटेन करो? नहीं, जरूरी नहीं होता। कोई बिजनेसमैन चाहे तो अपने कन्वीनियंस के लिए वो जर्नल के अलावा दूसरी बुक मेंटेन करता है। लेकिन ये चीज ख्याल रखना, जब हम लोग रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आते और इन हिसाब किताब को जब लिखा जाता है यहाँ पे, तो कोई एक ही बुक में लिखा जाएगा, फिर वो एक ही बुक में या जर्नल में आएगा या कैश बुक में आएगा या अदर सब्सिडियरी बुक में। कोई दो बुक में कोई एक ही ट्रांजेक्शन नहीं आ सकता, फिर डबल एंट्री नहीं चौबल एंट्री हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये जो गिव एंड टेक हो रहा है, जब ये पहली जो बुक थी आपको एक ही इसमें लिख सकते हो, को एक ही बुक में। तो अब यहां पर मैंने कहा कि मैंने कहा कि मेरा काम बढ़ गया, मैं सिर्फ जर्नल नहीं, मैंने कहा मैं जर्नल भी मेंटेन करता हूं, कैश बुक भी मेंटेन करता हूं और अदर सब्सिडियरी बुक भी मेंटेन करता हूं। सो मैंने आपसे कहा ये आ गई मेरे पास तीन बुक, ये आ गई मेरे पास तीन बुक, ये आ गई मेरे पास तीन बुक। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे सब्सिडियरी बुक भी मेंटेन करता हूं, तो सब्सिडियरी बुक में जो ट्रांजैक्शन आते हैं सब्सिडियरी बुक में मैं लिख देता हूं। उसके बाद मैं कैश बुक भी मेंटेन करता हूं, सपोज ये कैश बुक भी मेंटेन करता हूं और कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन आते हैं कैश बुक में मैं लिख देता हूं। और जो भी बचे हुए ट्रांजैक्शन रहते इस बुक को हम जर्नल कहते हैं, इसमें आएंगे। मतलब सब्सिडियरी बुक में जो ट्रांजैक्शन आते कौन से आते हो बाद में डिस्कशन होगा। सब्सिडियरी बुक में जो आते सब्सिडियरी बुक में लिख दिए, कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन आते हो कहां पे लिखे, कैश बुक में लिख दिए, और जो बचे हुए ट्रांजैक्शन है
वो फिर जर्नल में आएंगे। तो क्या जरूरी है कि हम ये तीनों की तीनों बुक मेंटेन करें? नहीं, जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप ये तीनों की तीनों बुक मेंटेन करो। बिजनेसमैन अपने कन्वीनियंस के लिए मेंटेन करता है। वो चाहे तो सिर्फ एक बुक जर्नल ही मेंटेन कर सकता है। अगर सिर्फ जर्नल मेंटेन करता और बाकी कोई बुक नहीं मेंटेन करता, तो बच्चों मैं आप ही से कह रहा हूं सारे के सारे ट्रांजैक्शन ये जर्नल वाली बुक में ही आएंगे। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा बुक मेंटेन करते हो तो जो दूसरी बुक है आप लोग की अदर सब्सिडरी बुक में जो ट्रांजैक्शन आते हैं उसमें लिखेंगे, जो कैश बुक में ट्रांजैक्शन आते हैं कैश बुक में लिखेंगे, और बचे हुए ट्रांजैक्शन फिर कहां लिखेंगे? हम लोग जर्नल में लिखेंगे। तो हमने यहां पे देखे सबसे पहले एंटिटी, हमारे केस में एंटिटी कौन? रिलायंस इंडस्ट्री। फिर हमने देखे उसके क्या हो रहे? ट्रांजैक्शन। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन? जो इसको मनी में आप मेजर कर सकते हो, मेजर और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मिनिमम 2 पार्टी होती है, उसमें से एक एंटिटी होती है और गिव एंड टेक होता है। तीसरा हमने देखे उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते, उसको एक बुक में यहां पे लिखे। अब क्या हुआ उसके बाद यहां पे आए, एक सेकेंड, यहां पर मुकेश जी और मुकेश जी बोलने लगे अच्छा 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 आप लोग लिख रहे हो। मैंने कहा हाँ हाँ मुकेश जी सब चल रहा है बराबर, सब चल रहा है। मुकेश जी बहुत फिक्र में थे, काम दी उन्होंने, तो मैंने कहा हाँ 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 सब चल रहा है बराबर, सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करें हम लिख रहे। तो मुकेश जी ने बोले नहीं यार जरा बताओ मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों की सैलरी कितनी हुई। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? बोले सर मुश्किल काम क्यों है? पूरे साल में हमने सैलरी कितनी, आई मीन टू से पूरे साल में सैलरी कितनी पे करे। मुकेश जी पूछने लगे कि पूरे साल में सैलरी कितनी हुई बताओ। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि पूरे साल में सैलरी कितनी निकालना। क्यों? क्योंकि ये एक बुक है, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं कि मैं एक ही बुक मेंटेन करता हूं, उसको मैं जर्नल कहता हूं। इसी में सारे ट्रांजैक्शन लिखे हुए, 100% ट्रांजैक्शन डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस बुक में लिखे हुए। अब मुकेश अंबानी मुझसे कहते हैं कि जुबैर इसमें ये देखना पड़ेगा भाई कि ये बताओ कि सैलरी कितनी। मैंने कहा तो समझाने बता रहा कितने ऐसे बड़े रूम हॉल इतनी बड़ी जगह पे भी लिखे, वो वहां पे उनके जो सब रिकॉर्ड्स रखे तो कम पड़े। अब मैंने कहा रिकॉर्ड अच्छा सर, मैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर ट्रांजेक्शन लिखा, उसमें परचेज भी आ गया, सेल्स भी आ गया, रेंट भी आ गया, सैलरी भी आ गई, फिर दूसरे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे ट्रांजैक्शन, फिर कुछ खरीदा, फर्नीचर खरीदा, जो भी चीज खरीदा, सारे के सारे ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते गए मैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखता गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं उसको लिखता गया। अब अगर उसमें तो सैलरी हो सकता है एक अलग अलग तारीख को आई, इतने सारे लोगों को दिया, अलग अलग तारीख पे सैलरी आते गई है। अब मुकेश अंबानी कहते कि बताओ सैलरी कितनी, तो कैलकुलेटर लिया गया और उसको बुक को हमने देखे, इस बुक को हमने देखे और काउंट करे, अच्छा 1 तारीख को सैलरी दिख रही 100% की, फिर 2 तारीख को फिर दिखे। अब मैं कैलकुलेटर में लिखा सर इतने लाखों हजारों लाखों लोग काम करते हैं उनकी कंपनी में, तो मैंने बोला सबका काउंट करना है। मैंने कहा आप 6 महीने बाद आना, कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ, फिर मेरे को उसमें से काउंट करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा दिक्कत का काम है। मुकेश जी बोले अरे कैसा काम कर रहे हो तुम, एक जगह लिख ले लेकिन पर्पस तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है, इसमें तो पर्पस सॉल्व है, आपको सैलरी पूछ रहा, आप बोलते 6 महीने बाद बताऊंगा। इतने सारे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन है, कैसे करेंगे उसको? तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा सैलरी की। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें रेंट भी है, सैलरी भी है, परचेज भी है, सेल्स है, सबका सब वो बुक में लिखा हुआ है जर्नल में। तो मैंने कहा एक आइडिया है सर, एक आइडिया है, उस आइडिया को कहते हैं अकाउंट। अच्छा ये क्या हुआ? तो हमने एक और बुक यहां पर लिए, उसको एक और बुक हमने लिए, दूसरी बुक बना एक, उसको हम कहते हैं लेजर। और इस लेजर, पहले लेजर है क्या चीज मैं वो यहां पे लिख देता हूं, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। एक सेकेंड। इंफॉर्मेशन ऑफ सेम नेचर इज रिकॉर्डेड एट one place is known as account। मैंने कहा सर अभी ऊपर क्या हुआ था, यहां पे हम लोगों ने जर्नल बनाया, हम लोगों ने क्या बनाया, जर्नल बनाया ऊपर, और ये जर्नल में क्या करे इसको, ये जर्नल हम लोगों ने ऊपर बनाए, और यहां पे क्या था ये जर्नल, सर इस जर्नल में हम लोगों ने आप सारे ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते गए। ये जर्नल में क्या था, सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमारे, ये जर्नल था, और इसमें क्या हुआ, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें लिखते गए। तो डेट वाइज ऊपर में आपने देखो वहां पे लिखा हूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सीक्वेंस में जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुए वो मैं क्या करा, यहां पर लिखता गया। तो यहां पर मैंने कहा इस जर्नल में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं ट्रांजैक्शन लिखता गया।
लेकिन मैंने कहा मेरा तो पर्पज ही सॉल्व नहीं हुआ सर, मेरा तो पर्पज ही नहीं सॉल्व हुआ। वो मुकेश जी कहते सैलरी बताओ, तो मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक काम करते, क्यों ना हम लोग एक काम करते कि सर मैंने कहा कि एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आते, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेके आते। तो यहां पे मैंने छोटे छोटे बॉक्स बनाए, क्या बनाए, बॉक्स बनाए, छोटे छोटे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाए। 2 मिनट रुकेंगे भाई, ये छोटे छोटे बॉक्स बन गए अपने। मैंने कहा भाई साहब वो जो जर्नल है वो बहुत डेंजर चीज है। मतलब क्यों डेंजर चीज है, वो जर्नल में सारे के सारे ट्रांजेक्शन 100 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे हुए। अच्छा, अब हमको एक जैसी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेके आते। सो मैंने कहा यहाँ पे एक जैसी इंफॉर्मेशन को एट वन प्लेस, एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर हम क्या करते, इसको लेके आते। तो एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह पर हम क्या करते, इसको लेकर आते, उसी को हम क्या कहते, अकाउंट। मैंने कहा कि मेरे पास ये जो जर्नल है, मेरे पास जो ये जर्नल है, इसमें सारे के सारे 100% ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, सब है इसमें। तो मैंने कहा एक काम करते, मैंने यहां पे क्या लिया, मैंने 4 बॉक्स बनाए। ऐसे बहुत से बॉक्स होते हैं, इसको अकाउंट कहते हैं, मैं इसको समझाने के लिए आपको बॉक्स कह रहा हूं। तो मैंने ऐसे बॉक्स लिया, बहुत सारे बॉक्स बनाया, और मैंने कहा यहां पे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इस जर्नल में रिलेटेड जो इससे है, यहां पे लिखो, इससे जो है यहां लिखो, इससे यहां लिखो, और इससे रिलेटेड यहां। व्हाट डज इट मीन, मैं कहता हूं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने परचेज कोई किया, तो कोई चीज परचेज किया, अगर मैंने कोई चीज सेल्स किया, कोई एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, ठीक है, सैलरी हो गई, जैसे हमने अभी पिछले इसमें कहते कि रेंट है ना, रेंट। अब क्या हुआ, जो भी मेरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे इस जर्नल में लिखी हुई है, जो इंफॉर्मेशन जो अकाउंट से रिलेटेड, उस अकाउंट में जाके लिख दो। अकाउंट में मतलब वो बॉक्स, समझाने के लिए मैं आपका बॉक्स कहता हूं। तो ये रहा वो बॉक्स। मैंने कहा सर ये जर्नल में सारी आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मैंने कहा एक काम करो, ये जर्नल में से आप क्या करो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिससे रेलेवेंट है वहां पे लेके चले जाओ। तो अपन नाम रख देते इन बॉक्स का, ये बॉक्स एक अच्छा सा नाम रख देते। इस बॉक्स का नाम क्या रख देते, इस बॉक्स का नाम हम लोग रख देते बढ़िया सा, इस बॉक्स का नाम रख लेते हम परचेज। परचेज है इस बॉक्स का नाम। तो परचेज के आगे कुछ और लगा दो। इस बॉक्स को हम कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट कहते, क्या कहते, अकाउंट। तो ये बॉक्स को हमने कि परचेज अकाउंट, कॉमर्स में से शॉर्टकट अकाउंट्स को ऐसे लिखते बच्चों, साइंस वाले स्टूडेंट। तो घबराना नहीं, सब चीजें आगे आते जाएंगी। तो इस तरीके से शॉर्टकट लिखा जाता है अकाउंट को, ठीक है। सो मैंने आपसे कहा कि ये रहा आपका क्या, परचेज अकाउंट। उसी तरह दूसरा बॉक्स है जिसमें सेल्स की इंफॉर्मेशन लिखूंगा, उसे मैं कहता हूं सेल्स अकाउंट। तीसरा बॉक्स है जिसका नाम है सैलरी, जिसमें सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको रहता है सैलरी अकाउंट। और चौथा बॉक्स है मेरा रेंट अकाउंट। मतलब ये 4 बॉक्स है, और हर बॉक्स में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उस बॉक्स से रिलेटेड है वहां पर हम लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहला बॉक्स जो है हमारा वो कौन सा है, हमने उसका नाम दिया परचेज। क्या नाम दिया बच्चों, परचेज। मतलब उस बॉक्स में हम लोग परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी जर्नल में परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में लाएंगे। इस जर्नल में से सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में लाएंगे। इस जर्नल में से सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठा के इस बॉक्स में लाएंगे, और इस जर्नल में से रेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठा के यहां से इस बॉक्स में लेकर आएंगे। तो मैंने कहा कि मैंने अलग अलग बक्से बना लिया, उन बक्सों को हम कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट्स कहते। और उस जर्नल में तो 100% सारे ट्रांजेक्शन आपने लिखे। अब वो जर्नल में से जो रेलेवेंट सेम नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आना, सेम नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आना। अब वो जर्नल में से परचेज की इंफॉर्मेशन उठा के परचेज के बॉक्स में रखे, सेल्स की इंफॉर्मेशन उठा के सेल्स के बॉक्स में रखे, सैलरी की इंफॉर्मेशन उठा के सैलरी के बॉक्स में रखे, और रेंट की इंफॉर्मेशन उठा के रेंट के बॉक्स में रखे। इन बॉक्सेस को हम अच्छा सा नाम दे देते, उसको हमने नाम क्या दे दिया, अकाउंट्स। ये बॉक्स के 2 साइड होते बच्चों, ये बॉक्स के कितने साइड होते, 2 साइड होते। ये दिख रहा है आपको बॉक्स कितने साइड है इसकी, बॉक्स कितनी साइड है इसके 2 साइड है। कितने साइड है, 2 साइड है। तो मैंने कहा ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कॉमर्स की दुनिया में क्या कहते हैं, हम इसको हम अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है, अकाउंट्स कहते हैं। तो उस बॉक्स से कितनी साइड है बच्चों, 2 साइड है। अब उसका नाम रख देते, सर ये 2 साइड, समझा रहा हूं बच्चों से, मैं कहता हूं आपको, ओके, मैं कहता हूं आपसे कि मैंने यहां पे कहा कि इस बॉक्स के 2 साइड है यहां पे, तो 2 साइड मैंने आपसे कहा, जस्ट 1 मिनट, ओके, ये बॉक्स के मैंने आपसे कहा कि 2 साइड है। अब ये 2 साइड के कोई नाम रख दो, लेफ्ट राइट, ऐसा चलता ना, अरे चलता ना नाम लेफ्ट और राइट,
हाँ हाँ, मगर इनके अभी कोई नाम रखा गया ना लेफ्ट राइट। आपका जैसे नाम है कोई, मेरा नाम जुबैर है, मेरे पेरेंट्स ने रखे, वैसे आपका जो नाम है आपके पेरेंट्स ने रखे होंगे। तो भाई ये जो नाम दिया गया उसी तरह ये लेफ्ट और राइट जो मैं बोल रहा हूं, ये जो बॉक्स है इसके दो साइड है, क्यों ना उन दो साइड का कोई नाम रख दे। तो यहां पर अपने मर्जी से ऐसा नहीं बोलेंगे अपन चिंटू मिंटू, ऐसा कुछ नाम नहीं रखेंगे। जो कॉमर्स की दुनिया में नाम रखा जाए वही नाम रखेंगे। तो ऐसे नाम मत दे देना कि सर उसका नाम रख देते चिंटू मिंटू, अच्छा नाम लगता। अरे नहीं, ऐसा मत करो, चिंटू मिंटू ऐसे कुछ भी नाम मत दो। तो ये बॉक्स है बच्चों, ये बॉक्स है बेटा, ठीक है, ये बॉक्स है। और ये चार बॉक्स है हमारे, चारों बॉक्स के हमने नाम दे रखे, ठीक है। एक का नाम है परचेज अकाउंट, मतलब वो बॉक्स का नाम है परचेज। तो परचेज से सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आ रही जर्नल में से, सेल्स की सेल्स में, रेंट की रेंट में, सैलरी की सैलरी में। मगर इसके दो साइड है सर, लेफ्ट और राइट। तो क्या नाम दे? मैंने चलो इसका नाम अच्छा सा कोई नाम देते। हमारी कॉमर्स की दुनिया में उसको डेबिट और क्रेडिट कहते। तो बॉक्स का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डेबिट कहते और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते। इसी बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। तो ये बॉक्स का नहीं सर ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। अरे पूछा किसी ने तुमसे नाम अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो कॉमर्स की दुनिया में उसको डेबिट और क्रेडिट कहते। अच्छा नहीं सर कुछ और नाम देते, चिंटू मिंटू। अरे नहीं बाबा, कॉमर्स की दुनिया में उसको डेबिट और क्रेडिट देते। आप कोई बोलते डेबिट और क्रेडिट क्यों? अरे नाम है भाई, उसका नाम है उसका डेबिट। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते, राइट साइड को क्रेडिट बोलते, ठीक है भाई। तो आपने क्या कर, इस बॉक्स में मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखता गया। अब मैंने कहां से लिखा? जर्नल में से उठा के इन बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन लिखा। ये बॉक्सेस क्या होते बच्चों? ये बॉक्सेस होते अकाउंट। ये बॉक्सेस को कॉमर्स की दुनिया में क्या कहते? अकाउंट। तो क्या वो जर्नल में से उठा के जो अकाउंट्स में लिखते उस प्रोसेस को भी कोई नाम से बुलाया जाता है? कि वो जर्नल में से भी उठा के, उस जर्नल में से भी उठा के जब हम लोग इन बॉक्सेस में, इन अकाउंट्स में लिख रहे, तो वो लिखने वाली प्रोसेस को भी कोई नाम देते। हाँ उसे भी कोई नाम देते बच्चों, उसे भी कोई नाम देते। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ओके, वो जो प्रोसेस है जो वो लिख रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्टिंग। सो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जर्नल में से इंफॉर्मेशन उठा के यहां पे उन बॉक्सेस में लिखना, उसे कहते हैं पोस्टिंग। तो मैं लिख भी देता हूं पे, प्रोसेस ऑफ राइटिंग, प्रोसेस ऑफ राइटिंग द अमाउंट फ्रॉम जर्नल टू अकाउंट। फ्रॉम जर्नल, जरूरी नहीं है जर्नल, आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में कैश बुक भी आती है, वो आप लोगों की वहां पे सब्सिडरी बुक भी आती, तो वो कोई भी बुक में से उठा के यहाँ पे लिखने को अकाउंट में क्या कहते हैं? पोस्टिंग। तो अभी मैं यहाँ पे जर्नल लिख रहा हूँ, जर्नल, फ्रॉम जर्नल टू, जर्नल बोलो या कैश बुक बोलो या सब्सिडरी बुक बोलो, ठीक है, टू अकाउंट। इसे क्या कहते? पोस्टिंग। इसे क्या कहते? पोस्टिंग। मतलब वो जर्नल में से उठा के, जर्नल में से उठा के वो जो हम अकाउंट में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पोस्टिंग। तो इन बॉक्सेस के हमने नाम रख दिए, जो अकाउंट है और जो बॉक्सेस है उसको कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट्स कहते। तो मैंने सबसे पहले कहा कि एंटिटी है, वो हमारे लिए केस में रिलायंस इंडस्ट्री है, और उसके ट्रांजैक्शंस होते उसको हमको रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड हम जर्नल में करते, कैश बुक में, सब्सिडरी बुक में। हम यहाँ पे सिर्फ जर्नल की बात करते सपोज, तो जर्नल में हमने लिखे और जर्नल से उठा के जो हम लोग यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आते, उस अकाउंट कहते हैं, उन बॉक्सेस को अकाउंट कहते हैं। उन बॉक्सेस में लिखते, जब जर्नल से उठा के जब वो बॉक्सेस वो अकाउंट्स में लिखते, उसे हम किस नाम से? उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। मैंने कहा अच्छा, बड़े अच्छे बॉक्सेस सर, ये तो बड़े अच्छे बॉक्सेस है, समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। अब बड़े अच्छे बॉक्स है और मैंने कहा चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे बॉक्सेस है ये। अब क्या हुआ यहाँ पे कि एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके, इसके दो साइड है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो एक साइड को हम डेबिट के नाम से बुलाते, दूसरे साइड को क्रेडिट। अब ये जर्नल में से उठा के जब ये बॉक्सेस में मैं लिखने लगा, ये रही वो जर्नल, ये रही वो बच्चों जर्नल, दिख रही है आपको जर्नल। इस जर्नल में से उठा के इन बॉक्सेस में लिखता हूं। मैंने कहा ये जर्नल में से मैंने इंफॉर्मेशन उठाया और जो परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है परचेज में लिखा, क्योंकि जर्नल में तो सारे ट्रांजैक्शन लिखा। उसके बाद मैंने कहा आपसे ये जर्नल में से इंफॉर्मेशन उठाया और सेल्स से रिलेटेड जो थी सेल्स के बॉक्स में रखा। ये जर्नल में से इंफॉर्मेशन उठाया
और जो सैलरी से रिलेटेड थी सैलरी के बॉक्स में रखा। ये जो मैंने जर्नल में से इंफॉर्मेशन उठाया और जो रेंट से रिलेटेड थी वो रेंट के बॉक्स में रखा। अब इन बॉक्सेस के दो साइड है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। उनको हम कॉमर्स की दुनिया में कहते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो कुछ इंफॉर्मेशन को डेबिट में लिखा जाता है और कभी को क्रेडिट। तो कब डेबिट होता है कब क्रेडिट, बॉक्स के कौन से साइड में, लेफ्ट में कि राइट में, कहां पे लिखूं, वो अभी नहीं सीखना, अपन कुछ दिनों में सीखेंगे। लेकिन दो साइड होते हैं, एक को कहते हैं डेबिट और एक को कहते हैं क्रेडिट। और इन इंफॉर्मेशन को हम वहां पे क्या करें, लिखते गए। कभी डेबिट में होता है और क्रेडिट में होता है, बाद में सीखेंगे कहां लिखना रहता है। लेकिन दो साइड होते हैं, कभी डेबिट होता है और कभी क्या होता है, मतलब कभी डेबिट, दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है एक दूसरा क्रेडिट होता है। तो जब डेबिट करना है बॉक्स के डेबिट साइड में लिखे, और जब क्रेडिट करना है जो भी बॉक्स है उसके क्रेडिट साइड में जो दूसरा इफेक्ट हुआ अकाउंट उसके वहां पे क्रेडिट करें। तो मैंने कहा बॉक्स के दो साइड होते हैं बच्चों, एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट। आपने उसके डेबिट में ये क्रेडिट जहां पे बोला उसको आपने लिख ली। अब क्या हुआ है, बॉक्सेस के डेबिट और क्रेडिट हम लोगों ने लिख लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई अमाउंट लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। कोई अमाउंट लिख देता हूं। मैंने कहा ये परचेज के डेबिट में यहाँ पे लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है बच्चों, और यहाँ पे समझाने के लिए तो चलो सेल्स की यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है 150, सैलरी के डेबिट में लिखा हुआ है आपका 15, रेंट के डेबिट में लिखा हुआ है आपका 8, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जहां पे डेबिट क्रेडिट जहां पर भी करना था मैंने उसको वहां पे लिखा। अब क्यों डेबिट करते क्यों क्रेडिट करते आगे का डिस्कशन हम लोग का। अब यहां पे इस तरीके से लिख ली। इसके बाद यहां पे इसके बाद हम लोग इन बॉक्सेस की क्या करते हैं, अपने डेबिट क्रेडिट कर दी। अब इन बॉक्सेस को हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी टोटलिंग करते हैं। क्या करते हैं, इन बॉक्सेस की टोटलिंग करते हैं। तो मैं 6 पॉइंट लिखता हूं, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो व्हाट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग मैं आपको समझाता हूं बच्चों। मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करें, ट्रांजेक्शन्स को यहां पर लिखे। ट्रांजेक्शन्स को कहां पे लिखे, सबसे पहले कहां लिखा गया, उसको जर्नल में लिखा गया। और वो जर्नल में सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे। फिर एक नेचर की इंफॉर्मेशन को हमने क्या करे, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर हम लोग ने क्या करे, उसको लेकर आए। अब एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आ गए और फिर उसको हम क्या कहते हैं, एक जगह पे लेकर हम क्या कहते हैं, अकाउंट। और जो जर्नल से अकाउंट में लिखने की प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, वो है हमारी टोटलिंग और बैलेंसिंग। मैंने कहा सर ये क्या होता है, टोटलिंग और बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। टोटलिंग और बैलेंसिंग का मतलब ये होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ये है आपके डेबिट में क्या कितना लिखा 100, तो यहाँ पे बैलेंसिंग करो, डेबिट में 100, यहाँ पे सॉरी डेबिट में 100 लिखा, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो ये आपका हो गया टोटल, आपने 100 करे उसकी, और ये बैलेंस आ गया आपका 100। मैं समझाने के लिए कभी आपको और एक फिगर लिखता हूँ, 150 यहाँ लिखा, यहाँ पे 30 लिखता हूँ, जान के समझाने लिख रहा हूं। तो मैंने आपसे कहा ये आपका सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स वाले बॉक्स में गए, हम एक एक बॉक्स में जाते जा रहे, ये आया सेल्स वाला बॉक्स मेरे सामने, ये आया सेल्स वाला बॉक्स। मैंने कहा बताओ बताओ क्या है, अरे सेल्स की क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड में इसके कितना लिखा हुआ है 150, अच्छा। डेबिट साइड में कितना लिखा हुआ है 30, मतलब दोनों में अंतर कितने का 120। तो टोटल करे आपने तो जो ज्यादा है यहाँ पे, ये आपका 150 टोटल ही बच्चों, ये टोटल आप ज्यादा जो 150 को पहले लिखते हो जो ज्यादा हो 150। फिर करते हैं बैलेंसिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो टोटल करे 150 हुई, बैलेंसिंग अंतर कितना, एक साइड में 30 लिखा है एक साइड में 150, तो दोनों में डिफरेंस कितना 120 का। तो यहां पे ये आ गया डिफरेंस आपका 120 का, ये डिफरेंस कितना आ गया 120 का। इसे कहते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग। तो कभी हो सकता है आप लोगों का, कभी हो सकता है बच्चों कि आप लोगों का एक साइड शॉर्ट जाए, कभी हो सकता है कि दूसरा साइड आप लोग का शॉर्ट जाए। डेबिट साइड हो सकता है कभी शॉर्ट जाए, कभी हो सकता है कि क्रेडिट साइड क्या जाए, शॉर्ट जाए। अब मैंने कहा हम आगे बढ़ते हैं, अभी क्या क्या हमने कहा कि थोड़ा सा आगे वाले बॉक्स में गए। अरे ये रहा हमारा आगे वाला बॉक्स, कैसे हो सैलरी भैया, सैलरी भैया बोले मेरे डेबिट साइड में 15 लिखा है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं। मैंने कहा टोटल करो, ये रहा 15। मैंने कहा क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो वो आपका बैलेंस आ गया, ये हो गई बैलेंसिंग। इसे कहते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग, ठीक है। मैंने कहा आओ चौथे बॉक्स में, मैंने कैसे हो रेंट भैया, बताओ क्या पोजीशन। वो बोले कि नहीं सर, यहां पे मेरे डेबिट साइड ज्यादा है तो मैंने वहां पे 8 लिख दिया, यहां पे शॉर्ट चले गया 8 से, तो ये हो गई बैलेंसिंग। इसे कहते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग। अब मुकेश जी आए, बोले कैसा चल रहा है काम, मैंने बोला बढ़िया अच्छा चल रहा है, टोटलिंग और बैलेंसिंग हो गई सर। ये देखो इतने सारे बॉक्सेस है, ये इतने सारे एक नहीं, आप इमेजिन करो, इमेजिन करना बहुत जरूरी है बच्चों, इमेजिन करना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास मुकेश जी आए, कैसा चल रहा है,
मुकेश जी मैंने कहा सब अच्छा चल रहा है। बोले क्या हाल चाल है? मैंने कहा बॉक्सेस बनाया, उस बॉक्सेस को कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट कहते, हमने जर्नल से उठा के उन अकाउंट्स में लिख लिए, जो जिसकी एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख लिए। तो मुकेश जी बोलने लगे चलो चलो अच्छा। अब यहाँ पे वो आए, उन्होंने कहा कि आपने टोटलिंग भी कर ली? हाँ हाँ, मैंने कहा टोटलिंग आपको आसान कर ले कि नहीं, मैंने टोटल भी करा, क्योंकि आप कितने बॉक्सेस देखते जाके, वही कितने बॉक्सेस में लिखा जाके, तो क्या मुकेश जी एक एक बॉक्स को देखते टोटल करते, एक एक बॉक्स को देखते और टोटल करते? अच्छा इसकी इतनी टोटल है, ये बॉक्स इस अकाउंट की इतनी टोटल और बैलेंसिंग है। मैंने कहा मुकेश जी आपको इतना काम करते हुए मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। वो काम मैंने आपका आसान कर दिया और मैंने आपसे कहा आप खुश रहो, मैंने बैलेंसिंग भी कर दिया। मुकेश जी बोले बैलेंसिंग कर दी, फिर वो बैलेंसिंग कहाँ लिखे? मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस क्यों लिखा हुआ है ना इसमें, आप बॉक्सेस खोलो। ये मुकेश जी ने बॉक्स खोले और वो कहे अच्छा ये तो आपका किसका बॉक्स है? ये आपका परचेज का बॉक्स है। अच्छा अच्छा, इसके एक साइड में 100 है, दूसरे साइड में बैलेंसिंग है। मैंने कहा इसमें 100 का बैलेंस है। दूसरा बॉक्स देखो सेल्स का, उसमें 120 का बैलेंस है। तीसरा बॉक्स देखे मुकेश जी बोले अच्छा सैलरी में 15 का बैलेंस है। चौथा बॉक्स देखे रेंट, उसमें बोले 8 का बैलेंस। हाँ देखो मुकेश जी मैंने आपको बैलेंसिंग करके दे दिया, आपका काम तो बड़ा आसान करा। बोले बिजी बिजी मैन, टाइम नहीं उनके पास। बोले भैया कितने सारे बॉक्स हैं, जाके एक एक बॉक्स में क्या टोटलिंग और बैलेंसिंग में चेक करते रहो, कितने सारे बॉक्स है, कितने सारे अकाउंट्स है, क्या सबके बैलेंस के चेक करूं क्या? मुकेश जी बोले मेरे पास टाइम नहीं है इतना, बिजी आदमी हूं मैं। हाँ मैंने बोला भाई बिजी आदमी हूं तो क्या करे? तो उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, आपने मैंने कहा कि एक नेचर की एक जगह इंफॉर्मेशन ला दिया तो भी खुश नहीं। ऊपर जर्नल में लिखा था, एक जगह पूरे ट्रांजेक्शन लिखा था, तो बोलते थे कि एक जगह ट्रांजेक्शन आपने क्यों लिख लिए, मेरे को सहूलत चाहिए, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह लाओ। तो अकाउंट्स बनाया, उन अकाउंट में बॉक्सेस हम कहते, मतलब समझाने के बॉक्सेस है, तो जर्नल में से बॉक्सेस में लिखा, उन अकाउंट्स में लिखा, उनकी टोटल भी करा, उनके बैलेंस भी किया। उसके 2 साइड हो रहे, एक साइड को कॉमर्स में डेबिट कहते, दूसरे साइड को हमारी कॉमर्स की दुनिया में क्या कहते बच्चों, क्रेडिट कहते। तो यहाँ पे वो भी करा तो भी खुश नहीं है, वो कहते नहीं 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 टाइम नहीं, बिजी। तो बोलते कि क्या करो, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को और आसान करके दो। ठीक है, तो और क्या आसान करूं, मैं उस पर आता हूं। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ख्याल रखेंगे कि भाई इफ ये जो ऊपर अकाउंट्स बने ना हमारे बॉक्सेस, इफ डेबिट साइड इज मोर देन, इफ डेबिट साइड इज more than the credit side is called debit balance, is called debit balance। और मैं पहले ही कह रहा हूं, जो साइंस के बच्चों के बिल्कुल नहीं घबराना, बिलीव मी, ये पूरी जो कहानी अपन अभी इतनी बात करेंगे, आगे बहुत सा डिस्कशन है अभी आगे। अगर आपने 60-70% इसमें क्लिक कर गया, आप जीनियस हो, आप जीनियस हो, मैं सच कह रहा हूं। ऐसे ऐसे धीरे 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 जब करते जाएंगे ग्रिप आते जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं कहता हूं क्या लिख रहा हूं, उसका मीनिंग में समझाता हूं। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। मैंने कहा आपसे मैंने कहा अगर ये बॉक्स का डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। डोंट वरी, आगे जब अकाउंट्स में आएंगे अपन क्वेश्चन में जब और मैं बात करूंगा इस पे। तो मुकेश जी आए, मुकेश जी बोले काम तो हुआ नहीं। मुकेश जी फिर नाराज होके चले गए, बोले ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई, आपने एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह ला, उनकी बैलेंस कर, लेकिन कितने सारे बॉक्सेस है, कितने अकाउंट है, एक एक को देखो, नहीं। तो मैंने कहा नाराज मत हो, नाराज मत हो, मैंने पेज भी एक अलग से रखो। मैंने कहा मुकेश जी नाराज मत हो, इस पेज है, ये ब्लैंक पेज है, मगर इस ब्लैंक पेज को अपन एक नाम देते, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस थे, ये बॉक्सेस के ऊपर हमने समझाने कह रहा हूं, इन बॉक्सेस के ऊपर मैंने अमाउंट लिखा हो, कितने कितने बैलेंस आए, उन सारे बैलेंसेस को मैंने कहा मुकेश जी तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। मैंने कहा आप अपने काम पे ध्यान दो, मैं आपके लिए क्या करता हूं, ये सारे अकाउंट्स के जो बैलेंसेस है हमारे, उन बैलेंसेस को एक जगह पे एक लिस्ट में लिख देता हूं कि भाई ये अकाउंट, ये बॉक्स का नाम तो उस बॉक्स में इतना बैलेंस है, ये बॉक्स था उसमें इतना बैलेंस है, एक जगह पर मैं लिख देता हूं। तो ये जो ब्लैंक पेज दिख रहा है, यहाँ पे सारे बॉक्सेस से मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूं। इस ब्लैंक पेज का हम एक नाम रख देते बड़ा अच्छा सा, उसका नाम हम लोग ने रख दिए यहाँ पे बच्चों ट्रायल बैलेंस। क्या नाम रख देता हूं मैं उसका,
मैंने उसका नाम रख दिया यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। क्या नाम रखा मैंने इसका? ट्रायल बैलेंस। दिख रहा है आपको? ओके। 7th पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे बड़ा अच्छा सा इसका नाम रखा और इसे क्या कहा बच्चों? उसको मैंने कहा ट्रायल बैलेंस। क्या कहा? ट्रायल बैलेंस। ओके, अब ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है मुकेश जी? मैंने कहा कि इसका मतलब होता है राइटिंग all the balances of account। अकाउंट मतलब जो ऊपर था, ये जो है ना, इसके ऊपर जो ये अकाउंट, इसको अकाउंट कहते हैं, जो बॉक्स है ना अकाउंट है, और ऊपर जो इसका अकाउंट का नाम है, अकाउंट हेड कहते हैं इसको, अकाउंट का नाम है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो हर अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, राइटिंग ऑल द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट एट वन प्लेस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। क्या मतलब होता है ट्रायल बैलेंस? इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ओके, अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? यहां पे क्या चीज है कि ये मेरा यहां पे ट्रायल बैलेंस, मैंने कहा मुकेश जी बिजी है, मुकेश जी बिजी है, तो मैंने एक पेज लिया, ये रहा वो पेज, और मैंने क्या किया, इतने सारे बॉक्सेस, इतने सारे जो अकाउंट्स है, उस सारी इंफॉर्मेशन को क्या करा मैंने, हर अकाउंट के बैलेंसेस को एक जगह मैंने लाके लिखा। अब वो कहां पे लिखा मैंने बच्चों? एक जगह जो लाके लिखा, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब यहां पर एक को कहते हैं आप डेबिट बैलेंस, यहां पे डेबिट बैलेंस और यहां पे क्रेडिट बैलेंस। तो ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस, तो इन बॉक्सेस के नाम थे, उन अकाउंट्स के नाम थे, जैसे कि हमने ऊपर में लिखे, क्या नाम थे भाई? परचेज था, सेल्स था, और क्या था? सैलरी था, रेंट था, सैलरी था, रेंट था। क्या करा मैंने? एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह अकाउंट में लेकर आए थे, लेकिन अकाउंट के बैलेंसेस को अपन ने क्या करे, एक जगह पे लेकर आए, उस जगह का नाम क्या? ट्रायल बैलेंस। अब मैंने कहा जिसका डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट बैलेंस कॉलम में, जिसका क्रेडिट बैलेंस उसको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में मैं यहां पे लिख लेता हूं। मैंने कहा देखो देखो मुकेश जी आइए, मुकेश जी आइए। अब मुकेश जी आए और पूछने लगे कैसा चल रहा है? मैंने कहा एकदम बढ़िया चल रहा है सर। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इस ट्रायल बैलेंस में मैंने कहा मुकेश जी आए और मुकेश जी पूछने लगे कैसा चल रहा है? मैंने सर मैंने तो आपका काम आसान कर दिया। बोले क्या आसान कर दिया? मुकेश जी कहते मैंने कहा मुकेश जी मैंने आपका काम आसान कर दिया। मैंने कहा सारे जो अकाउंट्स थे उनके जो बैलेंसेस थे सबको मैंने एक जगह पे लेकर आ गया, सबके बैलेंस अब आपके लिए आसान है। तो मुकेश जी खुश, और मुकेश जी कहने लगे अरे वाह वाह, तुमने तो एक इंफॉर्मेशन को तुमने मतलब हर अकाउंट के बैलेंस को आपने एक जगह पे लेकर आ गए। मुकेश जी पेज देखने लगे और मुकेश जी बहुत खुश। मुकेश जी बोले वाह वाह, इस ट्रायल बैलेंस में तो सब चीज नजर आ रही है। मैंने कहा हाँ हाँ सब चीज नजर आ रही है, जैसे कि यहाँ पे हर अकाउंट के बैलेंस, मेरे जितने बॉक्सेस थे सब बॉक्सेस के सबके अकाउंट के जो बैलेंसेस थे, बॉक्सेस के जो बैलेंस थे, मैंने एक जगह पे लिख दिया। और उस एक जगह को क्या कहते हैं? उस एक जगह को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस में हर चीज आ गई, ये ट्रायल बैलेंस में क्या हो गया? आपकी हर चीज आ गई। तो यहां पे जब हर चीज आ गई तो इसका मतलब यहां पे जो अकाउंट्स के जो बैलेंसेस आपके, वो इस ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस है वो आपके हो सकता है कोई एक्सपेंसेस के बैलेंस हो सकता है कोई इनकम के बैलेंस हो सकता है कोई एसेट्स के बैलेंस और हो सकता है कोई लाइबिलिटी के बैलेंस हो। कॉमर्स वाले तो ठीक है, साइंस वाले बच्चों घबराना मत, ये एसेट का मतलब क्या होता है, ये लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इससे घबराना मत, मैं सिखाऊंगा सब आगे, ठीक है? मगर इन ट्रायल बैलेंस में अलग अलग, जब नेचर ऑफ अकाउंट सब आगे हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नेचर, जब बात होगी इन पे एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी से। लेकिन इतने जितने बॉक्सेस, अभी आप इतना समझो, जितने बॉक्सेस थे सबके बैलेंसेस को हमने एक जैसी इंफॉर्मेशन को हमने क्या करे बच्चों, एक जगह पर लेकर आ गए। सो मुकेश जी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक जगह पे लेकर आए। मुकेश जी ने फिर नया सवाल करे। मुकेश जी बोले ये तो बताओ कि प्रॉफिट कितना हो। अरे मैंने मुकेश जी ये पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे बताओ? अरे बोले प्रॉफिट कितना हुआ वो तुम्हें नहीं पता? बोले नहीं 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 पता, प्रॉफिट कितना नहीं पता। तो मुकेश जी बोले तो गलत बात है, मेरे को तो ये पता रहना चाहिए। इसमें तो ये पता चल रहा है कि भाई एक्सपेंस पर्टिकुलर जो नेचर था उसका कितना बैलेंस है, हर अकाउंट के बैलेंस पता चल रहे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किसका कितना प्रॉफिट है और किसका कितना लॉस है। फिर मुकेश जी का काम पूरा नहीं हुआ। तो मुकेश जी बोले इसके आगे करो, प्रॉफिट और लॉस बताओ। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके आगे क्या हुआ, फिर हम लोग आगे कर, ठीक है? मैंने यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं। फिर आगे क्या हुआ, जो 8th स्टेप है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन, वैसे तो हमने हर ट्रांजैक्शन को बच्चों, ये जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है आपकी, ये जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है, हर ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है बच्चों, यहां पे क्या करना है आपको यहां पे रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में आप लोगों को यहां पे लिखना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में कुछ ट्रांजैक्शन लिखना रह जाते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो साल के आखिरी में लिखते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे रह जाते हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को, या कोई आप भूल गए, तो उन ट्रांजैक्शन को आपको मौका दिया जाता है और वहां पे उसको अपन ट्रांजैक्शन में दोबारा तो नहीं, जो पहले नहीं लिखे उसको लिखते। तो इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आप नहीं लिख पाए, तो आपको यहां पे फाइनलाइज करने के पहले आप उसको लिख लो। तो ये क्या होते हैं भाई, द ट्रांजैक्शन which have not been recorded in the books of account so far, अभी तक नहीं लिखे उसको, so far has to be recorded now। ओके, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन पहले नहीं लिखे तो अभी उसको लिख लो भाई, क्योंकि आप फाइनल कर रहे। मुकेश जी पेज से पसंद नहीं आया होता, तो खुश नहीं थे ट्रायल बैलेंस से, लेके ट्रायल बैलेंस एक जगह पे लिख ले, दिख रहा है एक जगह पे। मेरे को ये बताओ कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, उसकी बात करो। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग अगली स्टेज पे गए, इस एडजस्टमेंट की एंट्री के बाद अगली स्टेज पे गए और उसे हमने कहा यहाँ पे नाइन्थ पॉइंट में गए और उसको हमने यहाँ पे कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा, मैंने कहा मुकेश जी घबराओ मत, मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और एक नाम से बुलाते, किस नाम से बुलाते, इसे हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। इसे हम लोग और किस नाम से बुलाते, इसे हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते, इसे हम क्या कहते, फाइनल अकाउंट भी कहते। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, फाइनल अकाउंट के नाम से भी कहते। ये जो फाइनल अकाउंट है हमारा दो कैटेगरी में रहता है। ये फाइनल अकाउंट हमारा कितनी कैटेगरी में रहता है, दो कैटेगरी में ये बटा हुआ। एक कैटेगरी फाइनल अकाउंट की जो होती है हमारी, उसे हम बुलाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे किस नाम से बुला रहे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा जो यहां पे होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये दोनों का अलग अलग पर्पस है बच्चों। ये जो हमारा ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हमें बताता है। तो उसे कॉमर्स की दुनिया में हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस। क्या कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो हुआ, हमारा परफॉर्मेंस कितना हो वो हमको ये बताता है। और ये जो बैलेंस शीट है, ये आपको परफॉर्मेंस नहीं बताता, ये आपको पोजीशन बताता है। तो दोनों में फर्क कितना है, परफॉर्मेंस में और पोजीशन में क्या फर्क है, इसको ध्यान से अब आप सुनेंगे। मैंने कहा आपसे कि भाई परफॉर्मेंस आपका जो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता है, वो आपको ये बताता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना है। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो आपको बताता है। इसका मतलब यहां पे मुझे ये पता चलता है कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो ये बताता है हमको क्या, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। और बैलेंस शीट हमको ये बताते, पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब कि वो हमको ये बताता है कि भाई हमारे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी, ये पोजीशन होती है। साइंस वाले बच्चे घबराना मत ये एसेट्स और लायबिलिटी टर्म सुन के, आपको वो आगे चल की चीजें आएंगी, मगर आप इतना समझो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस बिजनेस का, उस साल का प्रॉफिट और लॉस बताता है, परफॉर्मेंस, और पोजीशन बताता है कि एसेट्स और लायबिलिटी कितनी। एसेट मतलब आपकी संपत्ति कितनी है, आपको लोगों से कुछ लेना है, वो भी एसेट होती है। और आपकी संपत्ति कितनी, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, ठीक है, ये पेंसिल है, आईपैड है, एसी है और सिस्टम लगा हुआ है ना, ये सारी चीजें क्या हो गई मेरी, ये मेरे क्या हो गए यहाँ पे एसेट्स हो गए। आगे अपन पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। अब क्या होता है यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ये बताता है, और ये प्रॉफिट और लॉस किसका डिफरेंस होता है, जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं और क्या होती है, इनकम होती है, वो या आपका यहां पर आता है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। तो आपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम क्या करे बच्चों, इस ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में क्या लिखे आपने, सारे एक्सपेंस और इनकम यहां पर लिखे।
और यहां पे जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होती है, जो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो आपकी होती है, उसको क्या करते हैं अपन, एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होती है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों होता है, ये फर्क समझना। मैं यहां पे लिखता हूं एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करते, कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, इसको नेक्स्ट ईयर अपन क्या करते, कैरी फॉरवर्ड करते। अब इस चीज को डिफरेंस को समझना, अब इसमें समझना, मैंने कहा कि आपका ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें इस ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस में मैंने आपसे कहा कि अभी अभी जो मैंने आपसे ट्रायल बैलेंस, मैंने जो यहां पे ट्रायल बैलेंस जो मैंने आपसे बनाया, इस ट्रायल बैलेंस में मैंने आपसे कहा इस ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस भी आता है, इनकम भी आती है, एसेट्स भी आती है, लाइबिलिटीज भी आती है। मगर ये एक्सपेंस और इनकम कौन से एक्सपेंस और इनकम है, ये वो एक्सपेंस और इनकम है जो उस साल के एक्सपेंस और इनकम है, उसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम है ये। तो मैंने कहा इसको हम एक जगह पे लेके जाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये ट्रायल बैलेंस से भी मैंने इंफॉर्मेशन उठा के दूसरी जगह लेकर गया और उस जगह का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने वहां पे ट्रेडिंग पी दो चीज बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, वहां पे सारे एक्सपेंस और इनकम लिखा। इसी ट्रायल बैलेंस में जो एसेट और लाइबिलिटी थी वो भी मैंने उसी वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां लिखा, बैलेंस शीट में लिखा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो बैलेंस शीट में जो मैंने एसेट और लाइबिलिटी लिखा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होती, नेक्स्ट ईयर चले जाती। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट अभी मिलना बचा है। आप खुद सोचो, लेन देन बची है, सर्विसेज मिलना बचा है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे सामने कैमरा रखा हुआ, ये कैमरा क्या इसी साल का है, क्या बेनिफिट मिलेगा? नहीं, मेरे को इससे आगे भी बेनिफिट मिलेगा। तो कैमरा मैं इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करता हूं। तो मुझे किसी से पैसा लेना, उसने पैसा नहीं दिया तो मुझे पैसा लेना है, हिसाब किताब बचा है तो मैं आगे से पैसा लूंगा, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करते। लेकिन जो उसी साल के खर्चे हैं और उसी साल की जो इनकम है उनको वहीं पे क्लोज कर दिए जाते। हमको उस साल का प्रॉफिट देखना, उनका हिसाब किताब हो गया भाई साहब, जो एक्सपेंस और इनकम है हमको वहां पे जो उसी साल के खर्चे और इनकम थे वहीं पे लिख के खत्म कर दिए। कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ हमने उसको लिख के क्या कर दिए बच्चों, खत्म कर दिए। और उन एक्सपेंस और इनकम को क्या करें, हमने वहीं पे खत्म करे। लेकिन जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कौन कौन सी संपत्ति आपके, वो सारी चीजें हमारा भी बचा है। सर्विसेज मिलना बचा है, लोगों से पैसे मिलना जिनसे बचा है, किसी को पैसे हमको देना है, हिसाब किताब बचा है, तो उन आइटम्स को नेक्स्ट ईयर क्या कर देते, कैरी फॉरवर्ड कर देते। मैंने बोला मुकेश जी प्लीज कम हियर। मुकेश जी आए, बोले बोलो बोलो क्या हुआ। मैंने कहा मुकेश जी आप कह रहे थे कि आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना है, तो मुकेश जी यहां पर नाराज थे। वो क्यों नाराज थे बच्चों? क्योंकि वो ये नहीं पता लगा पा रहे थे, क्या नहीं पता लगा पा रहे थे, वो ये नहीं पता लगा पा रहे थे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ये नहीं बता पाते कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हम ये नहीं बता पा रहे थे। लेकिन मैंने कहा मुकेश जी प्लीज कम हियर। मुकेश जी और मुकेश जी को मैंने कहा कि देखो देखो मुकेश जी, ये प्रॉफिट और लॉस जो हमने पता लगा ली, सर पता लगा ली, आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए था, ये देखो। और मुकेश जी को हमने बोले मुकेश जी ये प्रॉफिट और लॉस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आपको बताते। और मुकेश जी सो हैप्पी, वाह वाह, ये होते हैं, इससे होता है, ये होता है काम। मैंने कहा हाँ ये होता है काम। अब देखो अकाउंटिंग करे, हिसाब किताब लिखे तो आपको प्रॉफिट पता चल गया। अब हम इस साइकिल की बात करते हैं बच्चों, इस चीज को अभी भी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे नहीं आओ, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना। सबसे पहली स्टेप होती है हमारी एंटिटी। व्हाट डू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी का मतलब होता है कि जिसके लिए हम हिसाब किताब लिख रहे, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे, उसको एंटिटी कहते हैं। हमारे केस में रिलायंस इंडस्ट्री को हमने एंटिटी माने। मुकेश अंबानी उसके ओनर है, मगर हम वो चाहे तो वो अपनी बुक्स में भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, फिर वो एंटिटी कहलाएंगे। लेकिन हमने हमारे समझने के लिए हमने किसको अपनी एंटिटी माने, हमने रिलायंस इंडस्ट्री को अपनी एंटिटी माने। और वो एंटिटी थी, उनके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन का मतलब वो होता है कि जिसमें जिसको आप मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और गिव एंड टेक होता है, और मिनिमम दो पार्टी होती है, उसमें से एक पार्टी जो होती है वो कौन सी पार्टी होती है? आपकी एंटिटी खुद। हमारे एग्जांपल में वो थी रिलायंस। और उस रिलायंस का ट्रांजैक्शन हो रहे सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, इंप्लॉइज के साथ, लैंडलॉर्ड के साथ, हजारों लाखों करोड़ ट्रांजैक्शंस हो रहे, ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है एक जगह। थर्ड स्टेप होती है हमारी रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप कौन सी होती है? हमारी रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में हम उसको लिखते। तो हमने एक बुक लिखे थे यहाँ पे, एक बुक रखे थे हम लोगों ने, और ये जो बुक रखे थे यहाँ पे, इसको हमने कहते हैं जर्नल। सारे ट्रांजैक्शन, सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैंने एक जगह पे लिखा, उसको मैंने कहते हैं जर्नल। बिजनेसमैन चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों, बिजनेसमैन चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के लिए वो और बुक्स भी मेंटेन कर सकता है। जैसे कि कैश जर्नल के अलावा उसने बोला कैश बुक भी मेंटेन करूंगा, उसने कहा अदर सब्सिडियरी बुक भी मेंटेन करूंगा। क्या जरूरी है दो बुक मेंटेन करना? नहीं, जरूरी नहीं है, चाहे तो कर सकता है।
इस बुक्स में लिखा क्या जाता है, कैसे वो बात की बात है, बात की चर्चा है। तो भाई इसमें वो अब हमने बोले चाहे तो 3 बुक मेंटेन करे, तो जो सब्सिडियरी बुक में आता है वो सब्सिडियरी बुक में लिखे, जो कैश बुक में आता है वो कैश बुक में लिखे, और बचा हुआ हमारी जर्नल में लिखे। लेकिन सिर्फ जर्नल मेंटेन करे, सिर्फ जर्नल मेंटेन करे तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन फिर किस में आएंगे, जर्नल में आएंगे। जर्नल के अलावा दूसरे तो जो बुक में जो लिखना हो, जो मतलब पर्पज होता है, सब्सिडियरी बुक में क्या आता है, कैश बुक में क्या आता है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो बुक में जो लिखा जाता है वहां पे आपने लिखे। अभी हम समझने के लिए कहते हैं कि हमने जर्नल मेंटेन करे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जर्नल मेंटेन करे, मगर इसमें तो सारे 100% ट्रांजेक्शन हमने डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिए। अब मैंने कहा डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने कहा कि मुझे इससे मेरा काम नहीं होगा, मुझे ऐसा करो कि एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक सेम नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आ। तो हमने क्या करे, एक लेजर, एक दूसरी बुक थी, एक लेजर, एक दूसरी बुक, एग्जांपल ये दूसरी बुक थी हमारी लेजर। इस लेजर में मैंने बहुत सारी बुक का नाम है लेजर, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाए, मतलब बॉक्सेस है, अपन बॉक्सेस ही कहते हैं, ठीक है। अब क्या करा, इस जर्नल में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वो बॉक्सेस, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आया। तो ये रहा वो जर्नल, ये जर्नल में से उठा के मैंने, ये जर्नल में से उठा के जो इंफॉर्मेशन, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह, तो ये जर्नल में से, ये जर्नल में से उठाया और मैंने परचेज के बॉक्स में परचेज की इंफॉर्मेशन लिखा। ये जर्नल में से उठाया और मैंने सेल्स के बॉक्स में सेल्स की इंफॉर्मेशन लिखा। ये जर्नल में से उठाया सैलरी की इंफॉर्मेशन सैलरी के बॉक्स में लिखा। ये जर्नल में से उठाया और रेंट की इंफॉर्मेशन रेंट के बॉक्स में लिखा। अब मैंने जब ये बॉक्स को देखा तो इस बॉक्स के तो 2 साइड निकले, तो 2 साइड निकले, चलो इनका नाम रख देते, चिंटू मिंटू, नहीं चिंटू मिंटू नहीं, इनका अपन नाम रख देते, कॉमर्स की दुनिया में से कहते हैं अच्छा सा नाम दिए, एक लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, तो इसका नाम दिया हमने डेबिट क्रेडिट। जब जर्नल में से उठा के इन बॉक्सेस में रखा, इन अकाउंट्स में मैं लिखने लगा, तो इसके 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में कुछ इंफॉर्मेशन डेबिट में, जो जब डेबिट में बोला डेबिट में लिखे, क्रेडिट में बोला क्रेडिट में लिखे। मैंने फिर इन बॉक्सेस में क्या करा, काउंट करने लगा। मैंने कहा डेबिट की टोटल, फिर क्रेडिट की टोटल, और फिर बच्चों उसका बैलेंस निकाला, उससे कहते हैं टोटलिंग और बैलेंसिंग। मुकेश जी को मैंने बोला प्लीज कम हियर। मुकेश जी आए, मैंने कहा मुकेश जी देखो देखो देखो, ये बॉक्सेस इतने सारे रखे, मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया। मैंने हर इंफॉर्मेशन को, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आ गया। मुकेश जी बोले बिजी, टाइम नहीं। मुकेश जी बोले मैं कितने सारे बॉक्सेस चेक करूं, सबके बैलेंसेस देखूं, एक एक बॉक्स देखूं, एक एक अकाउंट देखूं, टाइम नहीं। बोले आसान करो। हमने बोले ठीक है सर, आप 2 दिन बाद आइए, फिर हम आपको आसान करके देते। अब उन बॉक्सेस की आपने जो बैलेंसेस थे उसको एक पेज पे लेके, तो उस पेज में जिनके डेबिट बैलेंस थे, उस पेज को पहले तो हम बैठे, जो हम टेबल बना रहे उस टेबल वहां पे उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये इस पेज में हमने यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनाया, और जो इन बॉक्सेस के जिसके डेबिट बैलेंस थे उनको ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होते हैं, डेबिट बैलेंस कॉलम और क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस कॉलम में हमने यहाँ पे क्या करे, लिख ली। इस ट्रायल बैलेंस में हर तरह की इंफॉर्मेशन आ गई, एक्सपेंस आ गए, हर तरह के अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, एक्सपेंस के बैलेंस आ गए, इनकम के बैलेंस आ गए, एसेट के बैलेंस आ गए, लायबिलिटी के बैलेंस आ गए। अब क्या हुआ इसके बाद, मुकेश जी फिर हमने 2 दिन बाद बोला, मुकेश जी बोले वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ, एक जैसी इंफॉर्मेशन को आपने क्या करे, एक जगह पर एक लाए, उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्या करे, आपने सारे के सारे बैलेंसेस भी यहाँ पे लिख लिए। लेकिन मुकेश जी को हमने बुलाया, मगर मुकेश जी बोले काम पूरा नहीं हुआ। बोले क्यों, बोले प्रॉफिट, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मैंने बोला ठीक है मुकेश, फिर अपन 2 दिन बाद मिलते, और 2 दिन बाद फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री अगर कुछ भूल गए तो हमने उसको लिख लिए, और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट बना, उस स्टेटमेंट पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट के नाम से भी बुलाया जाता है। उस फाइनल अकाउंट में 2 चीज थी, एक ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट जिसमें हमने पूरे साल के एक्सपेंस और इनकम जो ट्रायल बैलेंस है उसको उठा के हमने वहां पे लिखे, और हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी थी उसको उठा के हमने बैलेंस शीट में लिखे। तो हमारे जो फाइनेंशियल पीएनएल अकाउंट है वो हमको क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बता रहा है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको परफॉर्मेंस बता रहा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और बैलेंस शीट पोजीशन बता रही एसेट और लायबिलिटी। मगर बैलेंस शीट के जो बैलेंस आइटम रहते हैं बैलेंस शीट में, साइंस वाले घबराना मत, जब ये सारी चीजें आगे आएंगी, कॉमर्स वाले ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना अभी, ठीक है। जो आपकी एसेट और लायबिलिटीज है, अभी जो आपकी बैलेंस शीट में आपने लिखे, ये अभी इसकी सर्विसेज मिलना बचा है, इनसे लेन देन बचा है, किसी से पैसा लेना बचा है, तो किसी को पैसा देना हमको बचा है, कोई हमारे पास एसेट्स है अभी उसका सर्विसेज, और अभी हम उसको और आगे यूज करेंगे, तो वो चीजों को आप नेक्स्ट ईयर क्या करते, कैरी फॉरवर्ड कर देते। नाउ मुकेश जी इज हैप्पी।
तो मुकेश जी हैप्पी, अब वो खुश हो गए, ये हुई ना बात। अब मुकेश जी बोले ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा भाई आप तो वेरी गुड कर रहे हो, मेरे को तो बच्चों का अकाउंटिंग का मीनिंग सिखाना था। तो मैंने यहाँ पे बच्चों सबसे पहले जब यहाँ पे आज का हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किए थे डे 2 का, सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज के बारे में कहते, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपसे बात किया था। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मैंने वहां पे लिखा था, और वहां पे मैंने कहा था कि उसको समझने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस समझना हमको बहुत जरूरी है। तो हमने किस पे डिस्कशन की, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करे अकाउंटिंग प्रोसेस पे। अब मैं आपसे आगे आऊं उसके पहले आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, डाउट कुछ होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए। ओके, आप वहां पे लाइव चैट में लिख सकते हैं सारी चीजें, डाउट है तो आप बिल्कुल लिखो। ओके ओके, तो अब हमने देखी कि सर यहाँ पे अकाउंटिंग का मीनिंग अब पढ़ते, और अब आप देखना कि कैसे आपको अकाउंटिंग का मीनिंग आपको समझ में आए। इसको याद नहीं करना, द ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की, अकाउंटिंग सब्जेक्ट की ब्यूटी है। यस सर समझ में आया, नो डाउट, क्लियर, ऑल क्लियर, ओके गुड, ओके हितेश, सौरभ, ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा आपसे कि यहां पर अगर अपन बात करते, अब इस मीनिंग पे अपन जाते, और इस मीनिंग को मैंने यहां पे देखने लगा, और मैंने कहा कि यहां पे उसने कहा था आपसे अकाउंटिंग, यहां से ये मीनिंग है उसकी, उसने कहा था यहाँ पे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या कहा था उसने बच्चों, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, रिकॉर्डिंग मतलब क्या, तो आपने देखे जो जर्नल वाली स्टेज है ना, जर्नल जो बनाते वो रिकॉर्डिंग उसको कहते। ओके एक सेकेंड सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटिटी कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक चीज ख्याल रखना, एक स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट है कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटिटी कौन होता है? पता है, जुबैर खान करके चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है, लेकिन मेरे पर्सनल उसमें घर के एक्सपेंस इनकम ये सब नहीं आते, उसमें भी प्रोप्राइटर, उसमें भी जो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटिटी बिजनेस ही होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा आने वाला है, इसके बाद वाला टॉपिक हम वो इसी चैप्टर में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात नहीं करो, वहां पे वो एक अलग चीज, इनकम टैक्स एक्ट में वो प्रोप्राइटरशिप भी मालिक रहता है, पैन नंबर ही उसी पे बिजनेस चलता है, एक ही पैन नंबर। लेकिन अकाउंटिंग के नजरिए से बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एंटिटी जो होता है आप लोगों का, एंटिटी कौन होगा? वो बिजनेस ही रहेगा। बिजनेस के नजरिए से सोचना, जिसके लिए भी आप अकाउंटिंग करें वो आपका एंटिटी रहता है। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तभी आपने देखी जर्नल वाली स्टेज वहां पे, तो जहां पे रिकॉर्डिंग जर्नल होता है, फिर जो आपकी कैश बुक होती है, फिर जो आपकी सब्सिडरी जो बुक होती है। ओके एक सेकेंड, जो आपका जर्नल होता है, ओके मैं आपको इसको समराइज करके भी लिखाता हूं। जर्नल होता है, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक। उसके बाद आपने ये होता है रिकॉर्डिंग। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने वहां पे अकाउंट बनाए थे बच्चों, अकाउंट बनाए थे, यस। समराइज का मतलब होता है आपने जो ट्रायल बैलेंस करे थे एक जगह, क्लासिफाई करना मतलब एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके आना। तो अकाउंट जो आपने बनाए थे वो था आपका। समराइज करना मतलब ट्रायल बैलेंस हमने बनाए, समराइज करके उसको सारी चीजें एक जगह पे लिखे थे, समराइज करे थे, और उसके साथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका परफॉर्मेंस बताता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो अब अगर इसको मैं, इसकी मीनिंग को अगर मैं पढ़ूं, क्या चीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जर्नल वो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, क्लासिफाइंग वो अकाउंट वाली स्टेज, समराइजिंग वो ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली स्टेज। इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीका होता है, हाँ सर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और इन सिग्निफिकेंट मैनर और इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको मनी में तोल सकते, मेजर कर सकते, वही लिखना बराबर। ट्रांजेक्शन इन विच आर इन पार्ट ऑफ इट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। नाउ मुकेश जी इज हैप्पी, मुकेश जी आखिरी में बोले हाँ हाँ, उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसके इंटरप्रेट को क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे कि बहुत सारी चीज होती है कि प्रॉफिट हुआ कि भाई लॉस हुआ, परफॉर्मेंस कैसा है, पोजीशन कैसी है, वो आप देखते उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हो। तो ये हुई आपकी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम रटे जाते, रटने का कुछ है ही नहीं। और मैं बोल रहा हूं अकाउंट्स में जब तक पढ़ा रहा आखिरी तक शोर नहीं में, रटना कोई चीज नहीं, इसको भी रटने की जरूरत नहीं और लिखना भी नहीं था इसको।
इसको मैं आपको पीडीएफ इसको आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो आपको यहाँ पे आपके प्रॉफिट और लॉस को इंटरप्रेट करते कि परफॉर्मेंस कैसा है, पोजीशन कैसा है, आपको पीडीएफ जब लिखना रहेगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीनिंग होता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कौन से आपके ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी और ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो पैसों में थे, फाइनेंशियल होना, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, जो परफॉर्मेंस हुआ, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ ना उसका, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, द रिजल्ट क्या हुआ बच्चों उसका, ये जो रिजल्ट्स आप इंटरप्रेट करते हो, क्या रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हो उसका, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, पोजीशन कैसी है उसकी, वो उसको आप उसका रिजल्ट को इंटरप्रेट करते, इंटरप्रेट करना पढ़ के उसको डिसीजन लेना, डिसीजन लेने मतलब मदद कर रहा है आपको कि इंटरप्रेट करना, समझना कि परफॉर्मेंस कैसा, उसकी पोजीशन कैसी। तो दिस इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो ये इसको समझने के लिए ये अकाउंटिंग साइकिल को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी, इस अकाउंटिंग साइकिल को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी था। समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा। अब यहाँ पे अगर आज के डिस्कशन को जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कशन किया, इसको मैं करता हूं समराइज, इसको मैं क्या करता हूं, समराइज करता हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूं कि इसको हमने समराइज अगर करते हैं यहाँ पे, तो क्या चीज होती है, एक से ओके, समराइज अगर हम लोग करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल जो होती है, सबसे पहले क्या होता है आपका, उसमें होता है आप लोगों की एंटिटी। कौन होता है सबसे पहले, एंटिटी। एंटिटी का क्या होता है यहाँ पे, एंटिटी, जिसके लिए, एंटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसका प्रॉफिट और लॉस पता लगाना चाहते हो, तो उसका क्या होता है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन। एंटिटी का क्या होता है यहाँ पे, एंटिटी की जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन को आप क्या करते, रिकॉर्ड करते हो। तो वो हो गई आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज। ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में क्या होता है, आपके अलग अलग बुक बनती है, वो अपन आगे पढ़ने वाले। कौन सी बुक बनती है, वो बुक होती है आपकी अलग अलग रिकॉर्डिंग वाले स्टेज में होती है जर्नल, जर्नल के बाद वो होती है आपकी कैश बुक, कैश बुक के बाद होती है आपकी सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। तो अलग अलग बुक रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में होती है। फिर आप एक नेचर की इंफॉर्मेशन को, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके आते हैं, उसे लेजर कहते हैं। और लेजर में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स बनते। एक नेचर की एक इंफॉर्मेशन को लेके आते, फिर जर्नल में से जो आप लेजर में लिखते हो उससे हम लोग क्या, जर्नल में से जो आप लेजर में लिखते हो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते। तो वो बॉक्सेस पे हम लिखते, डेबिट और क्रेडिट करते। फिर वो पोस्टिंग की क्या करते बच्चों, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते। वो पोस्टिंग की क्या करते हम लोग, टोटलिंग और बैलेंसिंग करते। सो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करे बाद फिर उसे हम क्या करते, वो बैलेंसिंग हो गई, सबके बैलेंस आ गए, उसको एक जगह एक पेज पे लिखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। लेकिन ट्रायल बैलेंस भी हमारा प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता। तो ट्रायल बैलेंस की प्रॉफिट और लॉस बना के, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट बनाने के पहले बोलते कोई चीज रह गई, कोई चीज लिखना, तो वो लिखते, उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। उसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग बनाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको हमारा परफॉर्मेंस और पोजीशन बिजनेस की कैसी हो हमको बताता है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा, ये हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेसमैन का परफॉर्मेंस कैसा है, कि पोजीशन और परफॉर्मेंस बताता है। तो आपने जब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखे वहां पे, तो आपने वहां पे देखे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, ये हो गई आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज। फिर क्या करते आप उसको क्लासीफाई करते, तो क्लासीफाई कर लेते उसको। तो आप क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करता। आप देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा है ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। फिर आप उसको समराइज करते हो, आप उसको क्या करते हो, फिर यहाँ पे आप समराइज करते हो उसको, या आप समराइज करें आपने उसको, समराइज, ओके, समराइज करें कि ताकि उसके रिजल्ट्स को हम क्या करें, या आपको रिजल्ट बताता है, या आपको क्या बताता है, रिजल्ट बताते, ताकि इसके रिजल्ट को क्या करें, हम इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट करने का मतलब कि हम देखें कि परफॉर्मेंस कैसा, प्रॉफिट है कि लॉस है। तो ये इंटरप्रेट कौन करता होगा, इसके जो ओनर्स रहते हैं वो इंटरप्रेट करते, मैनेजमेंट करता है, उसके शेयर होल्डर्स इंटरप्रेट करते। बैंक में आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला बोलता है कि भाई लोन दे के नहीं दे, वो आपको डिसाइड करते, तो वो आपको ये देखता है कि आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा है। तो बहुत सारे यूजर्स होते, तो कौन होते बच्चे, कौन ये रिजल्ट देखना चाहता होगा, कौन ये रिजल्ट देखना चाहता होगा। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो ये रिजल्ट्स को देखना चाहते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ मैनेजमेंट देखना चाहता हूँ,
शेयर होल्डर्स देखना चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, एक तो आपका यहाँ पे मैनेजमेंट देखना चाहेगा कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है, जगह ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, बैंकर हो गए, बैंक देखना चाहेगा कि ये जो रिजल्ट है आपका बच्चों, ये रिजल्ट देखना चाहेगा कौन, देख ये लोग देखना, इसके अलावा भी बहुत से लोग रहते, ये लोग देखना चाहेंगे, इन्हें कहते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अकाउंटिंग का मीनिंग समझने के लिए अकाउंटिंग साइक प्रोसेस हमको समझना जरूरी था। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। आज वैसे हमारी क्लास 2 आवर्स की होती, लेकिन शुरुआत के दिन है तो मैं आपको एकदम हैवी ना जाए, इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैं आपको अभी नहीं कर रहा हूं। मैंने सोचा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट उसके बाद एक आता है वो शुरू करेंगे, लेकिन आज हम लोग शुरू नहीं कर रहे। वो हम लोग कब शुरू करेंगे, वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो शुरू करेंगे। ओके, और आप लोग की क्लास फ्राइडे टू ट्यूजडे थी, मतलब आपकी वेडनेसडे थर्सडे ऑफ होता था। मंडे ट्यूजडे क्लास है आपकी, फ्राइडे फिर वेडनेसडे थर्सडे ऑफ रहता है, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हफ्ते में 5 दिन क्लास है 2 आवर्स की। ओके, सो आप लोगों का ये आज सेकेंड डे था। नेक्स्ट क्लास जब होगी उसके पहले पीडीएफ शेयर कर देंगे, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना, अब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन शुरू होंगे, जब तक आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, तब तक आप लोग को बुक भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब आप लोग को हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन से भी 2 आवर्स ही मैं लेते जाऊंगा, और फिर हम लोग अब इस पे क्वेश्चन भी करते जाएंगे। सो आप लोग आई होप, अभी कल और परसों ऑफ है, वेडनेसडे थर्सडे आपकी क्लास थी, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को भी क्लास, ठीक है। तो आप लोगों की यहाँ पे तो 2 दिन में आपकी बुक भी आ जाएंगी। कुछ बच्चों की आ गई, काफी लोगों को बोल रहे कि आ गई, और कुछ बच्चों को नहीं आई, जिन बच्चों की नहीं उनको भी आ जाएंगे, फिर हम लोग 2 दिन बाद क्वेश्चन हम लोग इस पे शुरू करेंगे। सो अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो मैं भी थोड़ी देर रुकता हूं, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे, लेकिन आस्क मी एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते। नो सर, ओके, मलिक चौधरी, हितेश, सौरभ, अंकित, निखिल, गौरांग, शशीन, ओके, एनी डाउट, राहुल, ओके, नो डाउट, नो सर, प्रिया, ओके, नो डाउट, ठीक है, ओके, सो फिर समझ में, ठीक है, ओके, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे हमारा सेशन खत्म करते हैं। आप लोग का भी होमवर्क मिलना शुरू होगा, 2 अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुए, तो आपको जो बुक है ना आप लोग के पास, इसमें भी आज हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू करे, और ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के 15 चैप्टर में अगर मेरे से कोई पूछे सर बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो मैं बोलूंगा पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट। समझ लो इस बात को कि 15 चैप्टर में सबसे बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का पहला चैप्टर जो अभी हमने आज शुरू कर। एक एक पॉइंट को बारीकी से सुनते जाओ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। आज जो अकाउंटिंग प्रोसेस सुने उस पे तो आप लोग को बहुत डिटेल में आगे और होगा। जैसे आपके चैप्टर में आप यहाँ पे जब हम जो चैप्टर में जाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग इस चैप्टर में हाईलाइट करते उस चैप्टर में आपको इंडिविजुअली पढ़ना। आज हम लोगों ने क्या पढ़े, आज हम लोगों ने सिर्फ ये देखे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होती। अब बच्चों आगे चल के इस चैप्टर में आप लोगों को अभी अपन जैसे आगे के सेशंस में एंटिटी क्या होता है उसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन क्या होता है उस पर डिस्कशन होगा। फिर आप लोग इस चैप्टर में जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस चैप्टर में आप यहाँ पे देखोगे कि आपको फिर आप लोग एक सेकेंड, ठीक है, आप लोग इस चैप्टर में जर्नल क्या उस पर डिस्कशन होगा। फिर मैं आप लोगों को कैश बुक क्या उस पर बात होगी, सब्सिडरी बुक डिस्कशन होगा उस पर क्वेश्चन, अकाउंट क्या होता है उस पर क्वेश्चन, फिर ट्रायल बैलेंस क्या उस पर क्वेश्चन, सारी चीज इसको कैसे हम ये ट्रायल बैलेंस वाली स्टेज तक इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। फिर आपको एक सेपरेट एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे होगा। तो आज सिर्फ हमने ओवरव्यू देखे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अब तो सिर्फ शुरू है। अभी अगले सेशन से देखो कैसा और मजा आने लगेगा आप लोगों को, जब अपन एक एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, फिर क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर इसलिए अगर पहला चैप्टर अच्छे से हुआ, और मैं कह रहा हूं ऐसा भी नहीं होगा पहला चैप्टर आपको एकदम सुपर डुपर, मैं श्योर हूं कि 100% तुमको पूरा चैप्टर समझेगा। लेकिन बाई चांस कोई चीज नहीं भी समझी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे जैसे आगे चैप्टर्स हम लोग जाते जाएंगे फर्स्ट चैप्टर का यूज होगा, और फर्स्ट चैप्टर को बार बार हर चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर की बात होगी। पूरे के पूरे 15 चैप्टर में पहला चैप्टर जो है ना उसकी हर चैप्टर में पहले चैप्टर की बात होगी। तो पहला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर जगह यूज है आगे के पूरे चैप्टर्स में आप लोगों को। तो जब आगे के पूरे चैप्टर्स में यूज है तो आपका पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पहला चैप्टर आपने लाइटली लिए तो आगे के चैप्टर में दिक्कत जाएंगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे और बहुत अच्छे से हम डिस्कस करें, एक चीज करें, उस पर क्वेश्चन करें। अब आपको नेक्स्ट सेशन से होमवर्क मिलना शुरू होगा।
फिर होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, और क्लास में डिस्कस करे बाद फिर ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज का सेशन यहाँ पे हमारा खत्म होता है और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपको जो गूगल ड्राइव पर लिंक है वहां पे शेयर कर दी जाएगी। तो सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। टेक केयर, बाय।